हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ्स बाइट्स। अभी अपन लोग स्टार्ट करेंगे मॉडर्न फिजिक्स। सबसे पहले अपन लोग इसके शॉर्ट नोट्स देखेंगे, जिसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे फार्मूलाज होते हैं। उसके बाद में फार्मूलाज के अंदर भी अपन लोग डायरेक्टली ऐसे नहीं देखेंगे कि अपन सिर्फ फार्मूलाज पढ़ रहे हैं। इनके अपन लोग कुछ ट्रिक्स भी देखेंगे, जैसे निमोनिक्स जो होते हैं ना, इन फार्मूलाज को याद करने की, वो भी साथ साथ में देखेंगे, ताकि अगर अपने को कोई फार्मूला याद नहीं है तो इमीडिएटली फार्मूला याद हो सके। ठीक है। और जितना भी मतलब अपन मैक्सिमम जितना डिटेल में जा सकते हैं उतना डिटेल में जाएंगे, और जितना शॉर्ट और क्रिस्प रख सकते हैं ये चीज़ भी अपन साथ में ही करेंगे। लेकिन इसके बाद में अपन लोग टिप्स और ट्रिक्स जैसे हर वीडियो में कवर करते हैं वैसे ही कवर करेंगे, जिसके अंदर क्या है, अपन लोग हर एक वैरायटी को अप्रोच करेंगे और उसके जो PYQs है उनको मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, कि ये वाला PYQ है, ये वाला PYQ है, ये सारे अपन लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो बेसिकली इस वाली वीडियो के बाद में आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। एज इन मैं आपको सारे फार्मूलाज और सारी चीज़ें मतलब बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम में और बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, जो कि अभी तक यूट्यूब पे शायद किसी ने नहीं करी होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बोर्स क्वांटाइजेशन क्या होता है, एटॉमिक फिजिक्स देखते हैं। सबसे पहले बोर्स क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, mr = ns/2 हो जाता है, जहाँ पे n क्या है, इंटीजर होता है। रेडियस की बात करें तो रेडियस कितनी हो जाती है, रेडियस ऑफ एन बोर ऑर्बिट 0.529 इंटू n²/z। वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 2.18 इंटू 10⁶ इंटू z/n मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ओमेगा कितना हो जाता है, ओमेगा क्या हो जाता है अपना, वैसे तो v/r हो जाता है। तो ओमेगा वैसे देखेंगे तो वेलोसिटी अपन जब रेडियस वेलोसिटी अपॉन में रेडियस जब अपन लोग करेंगे तो अपना ओमेगा ओमेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा z²/n³। क्या अपने को ये चीज़ याद रहनी चाहिए, बिल्कुल रहनी चाहिए। टाइम पीरियड का क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू हो जाता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा हो जाता है, यानी कि ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है। अगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा है तो ये ओमेगा का उल्टा ही तो होगा, तो n³ हो जाएगा। एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है, जहाँ पर ये क्या हो जाएगी, माइनस का के z²/में 2r। इसका मतलब अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, याद किस तरह से करेंगे, -13.6 इंटू z²/n², जो कि अपने को बचपन से याद है, जब अपन लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था तब से अपने को ये चीज़ बड़े अच्छे से याद है। ठीक है, ये किस में होती है, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होती है। अब देखो सबसे प्यारी चीज़ क्या है, अगर आपको ये सारे एनर्जी लेवल्स n = 1 2 3 4 5 के याद है, तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगी। क्वेश्चंस के अंदर आपको कभी भी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि अपन लोग एनर्जी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देन वी आर टेकिंग आउट द एनर्जी, दो एनर्जी लेवल के डिफरेंस के लिए अपने को बेसिकली आनी तो इसी में से है, तो अगर याद रहेंगी तो सही रहेगा। तो एनर्जी कितनी हो जाती है, nth ऑर्बिट की हो जाती है -13.6 इंटू z²/n², जहाँ पे z आपको पता ही है एटॉमिक नंबर होता है, और n क्या हो जाता है, ये कि ऑर्बिट कौन सा है। ठीक है, E= यहाँ पे n = इन्फाइनाइट पे E = 0 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे अगर इन्फाइनाइट होगा तो ये क्या है, E टेंड्स टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। n = 1 के ऊपर यानी कि यहाँ पे 1 डालेंगे। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एटम के लिए ये सारी की सारी चीज़ें, मतलब किसी भी एटम के लिए लिख सकते हैं आप बेसिकली। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या हो जाएगा। फर्स्ट अगर n = 1 है तो -13.6 इंटू z² हो जाएगा। अगर n = 2 है यानी कि इसको डिवाइड/4 कर देंगे तो ये यहाँ से कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3.4 इंटू z² हो जाएगा। n = 3 है तो कितना हो जाएगा, -1.551 इंटू z²। n = 4 है तो हो जाएगा -0.85 इंटू z²। n = 5 के ऊपर -0.54 इंटू z² हो जाएगा। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो अभी देख लेते हैं कि जो वेवलेंथ होती है, अगर आप कभी भी किसी फोटोन को एनर्जी दोगे, मतलब कभी भी किसी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दोगे, तो एनर्जी देने की वजह से क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइट हो जाएगा, और एक्साइट होने के बाद में जब वो दूसरे लेवल के ऊपर चले जाएगा तो वो नीचे, जब जो नीचे वाले लेवल पे आने के लिए डी एक्साइट होगा ना, तो वो क्या है, वेवलेंथ इमिट करेगा। और ये जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ कितनी होती है इमिटेड रेडिएशन की, वो अगर अपने को निकालनी है तो अपन किस तरह से निकालेंगे, h/λ = लिख सकते हैं अपन लोग एनर्जी ऑफ n2, यानी कि ऊपर वाला ऑर्बिट माइनस का एनर्जी ऑफ नीचे वाला ऑर्बिट, ये चीज़ लिखेंगे अपन लोग बेसिकली। ठीक है, तो यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अगर h को यहाँ पे लिखा रखा है तो 1/λ लिख देंगे यहाँ पे, और इंटू = rz², 1/n1² माइनस का 1/n2², जहाँ पर अपन लोगों को n2 क्या लेना है, जो भी बड़ा वाला हो एनर्जी लेवल, क्या हो, जो भी बड़ा वाला एनर्जी लेवल हो, जैसे 2 और 3 के अंदर क्या लेंगे, 3 लेंगे, ऐसे वो चीज़ लेनी है अपने को बेसिकली। गॉट इट। तो यहाँ पे रिडबर्ग की वैल्यू क्या हो जाती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू 10⁷ मीटर का इन्वर्स। इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, लैम्डा = हो जाता है, मतलब अपन ने पढ़ाई है, एनर्जी = 12430 लैम्डा हो जाएगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो अपन लोग इसको ये चीज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये किसके अंदर हो जाएगी, ये तो अपने एमस्ट्रॉन्ग के अंदर, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर एनर्जी रखिए, अपने को क्या निकालना है, लैम्डा एमस्ट्रॉन्ग के अंदर निकालना है। अगर अपने को ये जो लैम्डा है वो नैनोमीटर के अंदर निकालना है, तो अपन लोग क्या करेंगे, 0 को ड्रॉप कर देंगे और 1243 डेल्टा ई हो जाएगा, जहाँ पर डेल्टा ई अपने को पता ही चल गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ये एज इट इज इसी फॉर्मूला को अपन लोगों ने मैनिपुलेट करके यहाँ पर लिख दिया। तो अपने को ये चीज़ अगर ये याद है तो अपने को सारे याद हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्या हो जाता है, लैम्डा = हो जाता है 12430 डेल्टा ई इन
एमस्ट्रॉन्ग, जहाँ पे डेल्टा इन हमेशा क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर होता है। ठीक है, गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है। नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स की बात कर लेते कि भाई एनर्जी लेवल, अगर कोई एनर्जी N2 से लेके N1 एनर्जी लेवल तक आने के लिए, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स क्या बोलते हैं वो जनरेट होती है, या फिर कितनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स बनती है। तो अपने को ये कैसे पता चलेगा, ये अपने को पता चलेगा किससे, N2 माइनस का N1, ठीक है, N2 माइनस का N1, फिर वापस से क्या करो, इसी N2 माइनस के N1 को यहाँ पर लिखो, ठीक है, प्लस का 1 कर दो, अपॉन में 2 कर दो, गॉट इट, अंडरस्टैंड। देखो N2 माइनस का N1 ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, N2 माइनस का N1 प्लस का 1 अपॉन में 2 कर दिया, ठीक है। अगर अपना यहाँ पे N1 अगर 1 है और अगर ये N है, तो अपन इसके अंदर डाल के देख लो भैया, यहाँ पे 1 डालेंगे और यहाँ पे N डालेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, N माइनस का 1, यहाँ पे N माइनस का 1 प्लस का 1 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा N माइनस का 1 अपॉन में 2 जाएगा। ठीक है, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रल लाइंस की बात, स्पेक्ट्रल सीरीज़ की बात कर लो, ठीक है, कि अगर अभी कभी भी अपने जो यहाँ पे जो सीरीज़ होती है, लाइमन सीरीज़, बामर सीरीज़, पास्टन सीरीज़, ब्रैकेट सीरीज़, पी फंड सीरीज़, बहुत सारे लोगों को ये याद नहीं होती है, तो अपन लोग इसको याद करने के लिए क्या बताएंगे, एक प्यारी सी ट्रिक बता देंगे, उससे आपको क्या होगा, सारी की सारी जो ये जो पूरी की पूरी सीरीज़ है, ये पूरी की पूरी सीरीज़ एक ही बारी में याद हो जाएगी। ये देखो, ये ट्रिक क्या है, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल। इससे अपन लोग क्या याद कर लेंगे, लाल वाली यानी कि लाइमन सीरीज़ सबसे पहली हो जाती है, N1 = 1 हो जाता है। बी से हो जाती है अपने बामर सीरीज़, N1 = 2 हो जाता है, ठीक है। पी से क्या हो जाती है अपने पास्टन सीरीज़, N1 3 हो जाएगा। बी से हो जाएगी ब्रैकेट सीरीज़, N1 4 हो जाएगा। पी से हो जाएगी पी फंड सीरीज़ यानी कि N1 5 हो जाएगा। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अब अपने को भैया ये तो याद हो गया कि ये सीरीज़ कैसे, ये पापा ब्रिंग्स पेस्ट्रीज फॉर बाबू एंड लाल, ये चीज़ से अपने को याद हो गई, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, इससे अपने को ये सारे के सारे नाम याद हो गए। अब भाई अपने को ये कैसे पता चलेगा कि ये विजिबल रीजन के अंदर लाई कर रहा है, ये सारे कौन से रीजन के अंदर लाई कर रहे हैं, तो इससे तो काफ़ी ज़्यादा अपने को मतलब दिक्कत होगी अगर अपने को ये नहीं पता होगा तो बेसिकली अपने को अगर ये पता करना है कि ये कौन से रीजन के अंदर लाई करते हैं, तो अपन लोग क्या याद रखेंगे इसके अंदर। अगर कभी भी आपको आपके दोस्त का वो एग्ज़ाम के वाले फ़ोन आते हैं, तो आप लोग क्या करते हो, वो पूछता है भैया ये बता दो कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं क्या करूँगा, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को मैं करके चला जाऊँगा और कल मैं एग्ज़ाम में पास हो जाऊँगा। तो आप उसको क्या जवाब देते हो, देख भाई मार्क कर ले, 1 तो क्या है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो अनइम्पॉर्टेंट है 1 तो, ठीक है। सेकंड तो भाई इतना इंपॉर्टेंट है, सेकंड तो अपन छोड़ ही नहीं सकते, अगर एग्जाम के अंदर ये छोड़ दिया तो अपने मार्क्स ही नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेकंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और बाकी उसके बाद में अब सोचते हैं कि भाई टाइम भी कम है, उसको ज़्यादा बताना भी है, तो उसके बाद में 3 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है, 5 इंपॉर्टेंट है, 6 इंपॉर्टेंट है, 7 इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है बाकी। तो अपन लोग उसको पागल बनाते हैं कि भाई एक अनइम्पॉर्टेंट है वो खुश भाई, और फिर सेकंड तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे इंपॉर्टेंट तो है ही है। तो वैसे याद रख सकते हैं 1 इज़ अनइम्पॉर्टेंट, तो क्या हो जाएगा, N1 = 1 किसके अंदर, 1 किसके अंदर लाई करेगा, यूवी रेंज के अंदर क्या लाई करेगा, 2 किसके अंदर लाई करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो ये विजिबल रीजन के अंदर लाई करेगा, बामर सीरीज यानी कि विजिबल रेंज के अंदर लाई करेगी। रेस्ट के अंदर कौन सा जाता है, 3, 4, 5। और अपन लोगों ने क्या किया था, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर वो अपने बाबू एंड लाल, तो बस वही हो जाएगा यहाँ पे, पेस्ट्री, बाबू एंड ये जो है ये पी फंड और ब्रैकेट और पास्टन, ये तीनों के तीनों किसके अंदर है, इंपॉर्टेंट है ना ये, तो ये इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाई कर देते हैं। तो अपने को एग्जाम के अंदर मैचअप के अंदर ये चीज़ पूछी जाएगी कि अपने को ये कौन से रीजन के अंदर लाई करे, तो अगर अपने को ये प्यारी सी ट्रिक पता है तो अपन लोग ईजिली बता सकते हैं बिल्कुल। बस तो ये चीज़ याद हो गई ना, पापा ब्रिंग्स पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, और उसके बाद में 1 इज़ अनइम्पॉर्टेंट, 2 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और रेस्ट आर इंपॉर्टेंट। तो अपने को ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से याद हो गई। तो इसके बाद में ये जो नैनोमीटर के अंदर ये याद करनी है, इसका टंटा ही खत्म हो गया। गॉट इट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देख लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन की बात कर लेते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर आ चुके हैं। सबसे पहले अपन लोगों ने क्या पढ़ा है, एटॉमिक फिजिक्स पढ़ लिए। अब अपन क्या पढ़ रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो अगर कोई भी एक मेटल की प्लेट होती है, जिसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है प्यारा सा एकदम शांति से, अगर अपन उसको एनर्जी देते हैं यानी कि इंसिडेंट एनर्जी देते हैं उस फोटोन के ऊपर, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, नॉकआउट कर जाएगा। इलेक्ट्रॉन नॉकआउट कर जाता है। और ये जो एनर्जी होती है इसको क्या बोल देते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। या फिर ये जो मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। गॉट इट। सो अपने को मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ना, तो उसी को बोल देते हैं अपन लोग वर्क फंक्शन। तो यहाँ पर वर्क फंक्शन किसके बराबर हो जाता है, मिनिमम एनर्जी ऑफ रिक्वायर्ड है, यानी कि वो न्यू थ्रेशोल्ड, यानी कि थ्रेशोल्ड मतलब क्या हो जाता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू डू सम वर्क, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड। तो 5 हो जाएगा कितना, h म्यू टी एच हो जाएगा, जहाँ पे ये म्यू टी एच कितना हो जाएगा, h अपॉन में लैम्डा टी एच, यानी कि लैम्डा थ्रेशोल्ड हो जाएगा। बेसिकली पता चल गया। अगर अपनी फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तब मैक्सिमम वेलोसिटी से बाहर निकल जाएगा।
इलेक्ट्रॉन उस केस के अंदर क्या करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ बाहर निकल जाएगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स किसके बराबर होगी, एच न्यू माइनस का एच न्यू टी एच। अब भाई ये चीज़ याद रखना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यार ये याद कैसे करें, अब ये तो समझ ही नहीं आता, इतना ज़्यादा सब कुछ बता रहे हो आप। अब इसके बाद में इसको किस तरह से याद रखेंगे, इसके अंदर वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल, ये क्या है, दिस इज़ इंडिया, वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल। इसका मतलब क्या हो गया कि हम लोग अगर एक जने से तो भाई दूसरा प्रोडक्ट आ नहीं सकता, तो क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स मिलते हैं, दो इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, यूनिटी से काम करते हैं, और यूनिटी से क्या हो जाता है, एक इंडिविजुअल आ जाता है, गॉट इट। तो वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल, ये चीज़ हो जाएगी। तो वी से क्या हो जाएगा, वर्क फंक्शन, यूनाइट से ये देखो, ई से क्या हो जाएगा, इसके अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, यूनाइट से क्या नहीं कि ऐड हो जाएगा, और पीपल से हो जाएगा फोटोन एनर्जी, गॉट इट। तो अपन लोग इसको किस तरह से याद रखेंगे, वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड, ये देखो ना यहाँ पे, वर्क फंक्शन प्लस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। इस तरह से अपन लोग इस चीज़ को याद रख सकते हैं बेसिकली, ठीक है। तो अब इसके अंदर कोई दिक्कत है नहीं है, बिल्कुल भी। अपन लोगों को अब तो याद हुई गया, काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई माइनस का फाई, जहाँ पे फाई अपने को पता ही है, ई अपने को पता ही है, बस हो गया अपना, ये इतना सा था। तो ये चीज़ अपने को याद रहनी चाहिए, ठीक है, याद नहीं रहती तो ये है, ये अपने पास ट्रिक। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी और टेम्परेचर देख लेते हैं। अगर अपन लोग कभी भी करंट या फिर इंटेंसिटी का जब अपन ग्राफ देखेंगे, करंट और इंटेंसिटी का क्या ग्राफ होता है, तो उसके अंदर क्या है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी क्या होगा, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ेगी करंट भी बढ़ेगा, ऐसा होता है। तो इफ़ इंटेंसिटी इंक्रीजेस तो करंट ऑल्सो इंक्रीजेस। पर आप ये बताएं कि अगर अपन कभी टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या इंटेंसिटी पे कुछ फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, नो इफेक्ट होता है, ठीक है। इंटेंसिटी को जब अपन लोग बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं तो क्या काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ करेगी, नहीं करती है। इंटेंसिटी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ नहीं करती है, विथ विच इट कम्स आउट, ये कभी भी इंक्रीज़ नहीं करती है। काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाती है, मैंने अभी आपको ऊपर क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हो जाती है ई माइनस का फाई, जहाँ पर ई क्या है, एच न्यू माइनस का एच न्यू टी एच बेसिकली। तो काइनेटिक एनर्जी हो गई एच न्यू माइनस का ये फाई। तो अब काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, ये सिर्फ इसके ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर ही डिपेंड करती है इंसिडेंट एनर्जी की, ठीक है। तो अगर कभी भी काइनेटिक एनर्जी चेंज करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी में चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके अपन लोग क्या कर सकते हैं, चेंज काइनेटिक एनर्जी को, ठीक है। अभी तक तो अपने को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, अभी तक किसी भी इन चीज़ में दिक्कत नहीं आई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब कि ऐसा पोटेंशियल जो, ये देखो मैं आपको ऐसे ही समझाता हूँ कि यहाँ पे कोई एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। ये क्या है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके अंदर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट होगा। अगर बैटरी कनेक्टेड है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चार्ज आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है, फ्लो स्टार्ट होगा। अगर जो है अपने एनर्जी जो है वो किससे ज़्यादा है, वर्क फंक्शन से ज़्यादा है, तो ठीक है। तो जो वी नॉट हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, एच न्यू बाई ई माइनस का एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन में ई, ठीक है। यानी कि यह आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, ये वाली, ये क्या है, आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक ये रही। ये क्या है, वर्क फंक्शन प्लस का एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड इक्वल टू एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड क्या हो जाएगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इमिटेड ये हो जाएगी, ये वर्क फंक्शन सबसे पहले क्या हो जाएगा, ई वी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल के हिसाब से भी देख सकते हैं, वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई, ये वही चीज़ लिखी है अपन लोगों ने बेसिकली, उसको ई से डिवाइड कर दिया। जैसे अपन लोग वर्क फंक्शन अपॉन में ई करेंगे तो अपना आ जाएगा वी नॉट इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू बाई ई माइनस का एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन में ई। बस इस तरह से अपन लोगों ने इस चीज़ को देख लिया और अपना आंसर आ गया। ये क्या है, ये ग्राफ है किसके बीच का, वी नॉट के बीच का, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव यहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट होता है, नीचे से इसका इंटरसेप्ट नेगेटिव होता है, और जो कितना हो जाता है एच न्यू थ्रेशोल्ड अपॉन में ई, और स्लोप किसका हो जाता है एच अपॉन में ई। ये कैसे पता चल रहा है भाई, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस का सी लिखते हैं ना, तो यहाँ पे बस कंपेयर कर लो ना भाई तुम आराम से, ठीक है। तो तुम्हारा हो जाएगा, ये तो एक्स है, ये वाई है, एम क्या हो जाएगा, एच बाई ई तो हो जाएगा, तो क्या है यहाँ पे एच बाई ई है, ठीक है। और ये प्लस का सी यानी कि माइनस प्लस का सी है, यहाँ पे माइनस का है, तो यहाँ पे इंटरसेप्ट ये हो गया। अब देख लिए अपन लोगों ने दो चीज़ें देख ली, सबसे पहले एटॉमिक फिजिक्स देख लिया अपन लोगों ने, सेकंड अपन लोगों ने क्या देख लिया है बड़े तरीके से, अपन लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब अपन लोग देख रहे हैं डुअल नेचर। डुअल नेचर के अंदर क्या हो जाता है, अपन लोग पढ़ते हैं फोटोन फ्लक्स या फिर फोटोन डेंसिटी। अब भाई ये फोटोन फ्लक्स होता क्या है, ये फोटोन डेंसिटी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट पर सेकंड का अपने को फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसको अपन लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं, एन इक्वल टू कितना हो जाता है, पी लैम्डा अपॉन में एच सी। क्या ये काम आता है, बिल्कुल काम आता है। इससे पी वाई क्यूज पूछे जाते हैं तो क्या आपको याद करना है, बिल्कुल याद करना है। फोटोन फ्लक्स की बात कर लेते हैं। फोटोन फ्लक्स यानी कि फ्लक्स जनरेटेड फ्रॉम फोटोन। तो ये फोटोन फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये जो एन है यानी कि नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट एरिया, क्या हो जाता है, फ्लक्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फोटोन्स इमिटेड पर यूनिट एरिया, ठीक है। ये तो हो जाएगा आई लैम्डा अपॉन में एच सी हो जाएगा, ठीक है। फोटोन डेंसिटी कितना हो जाता है,
फोटोन डेंसिटी, अब डेंसिटी की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा, इसको रो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो रो से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फोटोन फ्लक्स अपॉन में सी कर देंगे अपन लोग इसके अंदर, तो क्या हो जाएगा आई लैम्डा अपॉन में एच सी का स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला बेसिकली आई लैम्डा अपॉन में एच सी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को ये वाली फॉर्मूला अच्छे से याद हो गई, पी लैम्डा अपॉन में एच सी, आई लैम्डा अपॉन में एच, आई लैम्डा अपॉन में एच सी का होल स्क्वायर। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस देख लेते हैं। अगर लाइट बिहेव करती है अगर लाइट बिहेव करती है पार्टिकल की तरह, तो जो उसका फिजिकल पार्टिकल होता है ना, वो वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। भैया सबसे पहले तो जो डी ब्रोगली चचा है उन्होंने क्या बताया था, जो लाइट का होता है वो इन्होंने बताया था कि भाई वेव नेचर भी होता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ आपको कि वेव नेचर भी होता है लाइट का और पार्टिकल नेचर भी होता है। लाइट के कौन से दो टाइप के नेचर होते हैं, एक तो पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है सबसे पहले तो। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल टू अपन इसको किस तरह से लिखते हैं, एच अपॉन में पी, जहाँ पर पी क्या है, मोमेंटम है। मोमेंटम किसका है, ये जो मोमेंटम है वो कितना हो जाता है, एम वी हो जाता है। लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में एम वी, और ये मोमेंटम किसका है, उस पार्टिकल का है। लाइट बिहेव जैसा पार्टिकल लिखा है ना यहाँ पे, तो लैम्डा इक्वल टू एच बाई एम वी मोमेंटम का हो जाता है। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस का ये वाला फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। और लैम्डा इक्वल टू क्या हो सकता है, एच अपॉन में एम वी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 2m के ई। लैम्डा इक्वल टू हो जाता है एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m के ई। और कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, क्यू डेल्टा वी भी लिख सकते हैं। ये चीज़ भी अपने को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये बेसिक्स है जो अपने क्वेश्चंस के अंदर डायरेक्टली अप्लाई हो जाती है। और उस टाइम पे अपन लोग सोचते रहते हैं कि भाई करना क्या है। यहाँ पे क्या है, रेडिएशन फोर्स या फिर रेडिएशन प्रेशर क्या हो जाता है, रेडिएशन फोर्स क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, यानी कि एन इंटू मोमेंटम का चेंज कितना हो रहा है, एन इंटू मोमेंटम का चेंज कितना हो रहा है। तो एन तो अपने को पता ही है, पी लैम्डा अपॉन में एच सी, इंटू मोमेंटम का चेंज कितना हो रहा है, एच बाई लैम्डा हो रहा है। यानी कि ये क्या हो गया, पी बाई सी हो गया, क्योंकि एच कट गया, लैम्डा से लैम्डा कट गया, तो पी बाई सी हो गया ये बेसिकली। तो फोर्स कितना हो जाता है, पी अपॉन में सी हो जाता है। गॉट इट। रेडिएशन प्रेशर की बात कर लेते हैं। रेडिएशन प्रेशर यानी कि फोर्स अपॉन में एरिया हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये कितना हो जाएगा, आई अपॉन में सी हो जाता है बेसिकली। आई अपॉन में सी, जहाँ पर आई क्या है, इंटेंसिटी है। अगर सरफेस क्या है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिव है, तो एफ इक्वल टू 2p अपॉन सी हो जाता है। और प्रेशर कितना हो जाता है, 2i अपॉन में सी, यानी कि मल्टीप्लाइड बाई 2 कर देते हैं अगर रिफ्लेक्टिव होता है तो। प्रोजेक्टेड एरिया अपन लोग लेते हैं। अब जैसे ये वाला इसका एरिया है, इसका एरिया कितना ले लेंगे, 2r इंटू एच ले लेंगे। तो यहाँ पर आई ए बाई सी लिख रखा था ना, यहाँ पे आई ए बाई सी लिख रखा था ना दोस्त। तो यहाँ पे देख फोर्स, यहाँ पे क्या लिख रखा है, आई ए अपॉन में सी। तो यहाँ पे फोर्स आ जाएगा ये रहा। अगर अपन ब्लैक बॉडी को अज्यूम कर रहे हैं, ब्लैक बॉडी क्या करती है, कुछ भी इमिट नहीं करती है। ठीक है, तो सारी की सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेती है। ए इक्वल टू हो जाएगा इसमें पाई ए का स्क्वायर, तो आई इंटू पाई आर का स्क्वायर अपॉन में सी हो गया है ब्लैक बॉडी के लिए। ठीक है, तो बेसिकली अपने को याद क्या होनी चाहिए, ये जो 3 फार्मूलाज है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पता होना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल का अपने को अच्छे से पता होनी चाहिए। ये क्या है, आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, जिसके अंदर क्या हो जाता है, ये हो जाता है कि वी यूनाइट टू फॉर्म पीपल। और इंटेंसिटी और टेम्परेचर का अपने को पता ही चली गया, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस का फाई होता है। कोई इशू तो नहीं है अभी तक। ठीक है, और इसका रिलेशन पता होनी चाहिए, क्या बढ़ाने से क्या घट रहा है, क्या घटाने से क्या बढ़ रहा है। रेडियो एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। क्या ये था ये अभी शायद से रेडियो एक्टिविटी तो कट चुका है, तो बेसिकली अपने को रेडियो एक्टिविटी पढ़ना ही नहीं है। हाफ लाइफ का अपने को पता ही है, इसका भी अपने को पता ही है। साइमल्टेनियस डीके का पता ही था अपने को, एक्स इक्वल टू लैम्डा 1 और लैम्डा 2 वाई जेड, ये सब चीज़ें। तो ये चीज़ें तो अपने को नहीं पढ़नी, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी क्या है, कट चुका है। न्यूक्लियर फिजिक्स से ना देख लेते हैं। अब अपन लोगों ने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ ली है, डुअल नेचर पढ़ लिया है, और अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया था, देखो मैं बता देता हूँ। एटॉमिक फिजिक्स पढ़ लिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लिया, डुअल नेचर पढ़ लिया। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर क्या हो जाता है दोस्तों, न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर ये हो जाता है कि न्यूक्लियस की साइज़ या फिर स्टेबिलिटी ऑफ हैवी न्यूक्लियस, इसके बारे में अगर अपन बात करें तो साइज़ जो होती है न्यूक्लियस की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है एटॉमिक मास के। तो 4/3 पाई आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल टू आर नॉट ए की पावर 1/3, जहाँ पर आर नॉट क्या है, फर्मी कॉन्स्टेंट है। और जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, आर नॉट इक्वल टू हो जाता है 10 की पावर -15 मीटर। गॉट इट, यहाँ तक तो आया समझ में। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि भाई इसको ये क्या है, अपना न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी देख रहे हैं अपन लोग। ठीक है, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के अंदर ये जो फार्मूला है, ये याद करने के लिए मैं आपको एक अच्छी सी ट्रिक भी बताऊंगा, क्योंकि अपने को ये वाला जो फार्मूला है वो ऐसे बेसिकली याद नहीं रहता। जेड प्रोटोन प्लस का अपने ए माइनस का जेड एन गिव्स ए एक्स जेड, जहाँ पर ये है। ठीक है, ई बी क्या हो जाता है इसके अंदर, बाइंडिंग एनर्जी हो जाता है। तो डेल्टा एम कितना हो जाएगा इसके अंदर, यानी कि डेल्टा एम यानी कि क्या हो जाता है, मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट इसके अंदर कितना हो जाता है दोस्तों, मास डिफेक्ट हो जाता है अपना जेड एम पी, यानी कि जो अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि एमपी जो है उनको क्या मिलती है, जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है, जेड सिक्योरिटी मिलती है। और जो मंत्री हैं यानी कि मोदी जी जो है उनको क्या मिलती है, एन सिक्योरिटी मिलती है। जेड सिक्योरिटी इनको मिल रही है तो इनको क्या मिलेगी भाई, एन सिक्योरिटी मिलेगी। और यहाँ पे ए माइनस का जेड हो जाता है ना एन, तो ठीक है, तो ये अपन लोग इस तरह से लिख देंगे कि भैया ए माइनस का जेड किसको सिक्योरिटी मिल रही है, मंत्री जी को मिल रही है। माइनस का कर देंगे मास ऑफ एक्स, यानी कि एम एक्स कर देंगे,
जो मास है वो मास उसमें से हटा देंगे। ई यानी कि ई कितना हो जाएगा, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी डेल्टा एम इंटू सी का स्क्वायर, यानी कि चेंज इन मास डिफेक्ट इंटू सी का स्क्वायर हो जाएगा। जहाँ पे डेल्टा एम क्या है, अगर AMU के अंदर है तो एक AMU के अंदर कितने kg होता है, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। और अगर अपने को इसको मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर कन्वर्ट करना है तो अपन लोग क्या करेंगे, 931.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिकली, तो अपना आंसर आ जाएगा। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाता है, AXZ। यहाँ पर ये क्या है, Z क्या है, एटॉमिक नंबर है, A क्या है अपने एटॉमिक मास है, और यहाँ पे ये X क्या है, X क्या है भाई, वो जो भी एटम है वो है भाई, यार ऐसे क्या कर रहे हो। A इज़ नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा, ठीक है। EB क्या है, लोअर फॉर A लेस देन 30 हो जाता है, एंड फॉर A ग्रेटर देन 70, A ग्रेटर देन 170। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या हो जाती है, EB/A हो जाती है। ये बताता है कि न्यूक्लियस जो है वो कितना स्टेबल है। क्या बताता है ये, कि न्यूक्लियस जो है वो अपना कितना स्टेबल है या फिर कितना स्टेबल नहीं है, ये चीज़ अपने को ये बताता है। अगर अपने को पता करना है आइसोटोप और आइसोबार के बारे में, कभी पूछ ले कि भाई आइसोटोप और आइसोबार के अंदर ये इनका जो है चक्कर क्या है, कि भाई किसके अंदर आइसोटोप में क्या होता है, आइसोबार में क्या होता है, आइसोटोन में क्या होता है, तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, जाकिर विद टोपी फाउंड अंसारी इन बार सिंगिंग इन नसल टोन, ठीक है। जो जाकिर खान है, जाकिर खान क्या है, अपने मुस्लिम है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो क्या है, टोपी पहनते हैं, अगर आपको पता हो तो टोपी के साथ में वो जा रहे होते हैं विद अ टोपी। वो उनको एक दोस्त मिलता है अंसारी उनका, कहाँ पे, बार के अंदर, जो कि गा रहा होता है नसल टोन के अंदर, ठीक है। जाकिर विद द टोपी फाउंड अंसारी इन अ बार सिंगिंग इन नसल टोन, इससे हो गया ये। तो जाकिर मतलब क्या हो जाएगा, सेम जेड होता है, सेम जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स इक्वल टू सेम नंबर ऑफ प्रोटोन्स हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आपको पता है ना, जेड यानी कि नंबर ऑफ प्रोटोन्स हो जाता है, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाता है। आइसोटोप, टोपी से क्या हो गया, आइसोटोप। और सेम ए होता है किसमें, आइसोबार के अंदर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, एन से क्या हो जाएगा, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं किसके अंदर, आइसोटोन के अंदर, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया अपने को, हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, आइसोटोन्स हैव द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। गॉट इट, कोई इशू तो नहीं है अभी तक अपने को, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। एक्सरेज देख लेते हैं अब अपन लोग। एक्सरेज के अंदर क्या हो जाता है, सबसे पहले हो जाती है कंटिन्यूस एक्सरे। कंटिन्यूस एक्सरे के अंदर कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है, उस एक्सरे की कट ऑफ वेवलेंथ हो जाती है। कट ऑफ वेवलेंथ यानी कि क्या हो जाती है, मिनिमम वेवलेंथ। कट ऑफ वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, मिनिमम वेवलेंथ हो जाती है Hc/E का मैक्स, एनर्जी मैक्स, जहाँ पे E मैक्स कितनी हो जाती है, E/V, Hc/E इक्वल टू हो जाएगा 12431/V इन एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये कोई एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास में क्या है, यहाँ पे अगर कोई अपन लोग कोई इलेक्ट्रॉन है जो ये अगर न्यूक्लियस के अट्रैक्शन के अंदर आता है तो क्या होता है, यहाँ पर तो ये सही से आता रहता है, लेकिन न्यूक्लियस के आने की वजह से क्या कर देता है, ये इलेक्ट्रॉन डेविएट कर जाता है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे एक एक्सरे प्रोड्यूस करता है, तो उसी एक्सरे के बारे में यहाँ बात चल रही है अपनी, ठीक है। यहाँ पे ये E1 एनर्जी लेवल है, यहाँ पे ये E2 एनर्जी लेवल है, तो इनके बीच का यहाँ पे जो जाएगा वो कितना हो जाएगा, E1 माइनस का E2 हो जाएगा। जो एक्सरे इमिटेड है वो किसकी है, E1 माइनस का E2 एनर्जी के साथ में इमिट होती है। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की बात कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे के अंदर क्या हो जाता है, K अल्फा एक्सरे, यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करे L से K के ऊपर, अब देखो क्या शेयर होते हैं, K L M N, 4 तो शेल होते हैं। अगर L से K के अंदर जंप कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएगा, K अल्फ़ा, M से K के अंदर कर रहा है तो K बीटा, N से K के अंदर कर रहा है तो K गामा हो जाता है, ठीक है। आया इतना समझ में, K सीरीज़। और अपन ने मैंने आपको ये बता ही दिया K L M N लिख के कि किसके अंदर क्या हो जाता है। M सीरीज़ में क्या हो जाता है भैया, M सीरीज़ के अंदर क्या पे देखो, M से L के ऊपर कर रहा है तो ये यहाँ से M अल्फ़ा हो जाएगा। बस ये सारी चीज़ें देखनी है। अगर अपन कंपेयर करें K बीटा या फिर K अल्फ़ा को, तो इसके अंदर से वेवलेंथ किसकी ज़्यादा हो जाएगी, वेवलेंथ इसकी ज़्यादा हो जाएगी K अल्फ़ा की, ठीक है। और एनर्जी किसकी ज़्यादा हो जाएगी, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है Hc/λ। अगर K अल्फ़ा की वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा है तो एनर्जी ऑफ K अल्फ़ा कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो बस कम कर ले लेंगे इसको। कंप्लीट स्पेक्ट्रम देख लेते हैं। कंप्लीट स्पेक्ट्रम के अंदर भी ये होता है, आई इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा का ग्राफ बन रखा है। यहाँ पर वही होता है कि इस तरह से ये जो ग्राफ है ये बनता है, यहाँ पे जाता है एक स्पाइक आता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा रह के फिर बहुत बड़ा वाला स्पाइक आता है, फिर छोटा धीरे धीरे हो जाता है, फिर धीरे धीरे और कम होता जाता है, और जैसे जैसे एल अल्फ़ा, एल बीटा, K अल्फ़ा, K बीटा आता है, इनका स्पाइक आता जाता है। मोस्टलेस लॉ के अंदर क्या हो जाता है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इक्वल टू A Z माइनस का सिग्मा, जहाँ पर Z माइनस का सिग्मा क्या हो जाता है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। K सीरीज़ के लिए अपन लोग सिग्मा को क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं। K सीरीज़ के लिए सिग्मा को क्या लेते हैं, 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब अपन लोग क्या देख लेते हैं, शॉर्टकट्स देख लेते हैं, ठीक है। फटाफट से शॉर्टकट्स को देखते हैं, उसके बाद में अपने को PYQs पे तो देखना है। तो ये जो ये है थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, पर ठीक है, अपन लोग मैक्सिमम टाइम में मतलब जल्दी से जल्दी इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग शॉर्टकट। सबसे पहले इसके अंदर देख लेते हैं कि इंटेंसिटी क्या हो जाता है, पावर अपॉन में एरिया हो जाता है। ये अपने को पता होना चाहिए, व्हाट इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन में एरिया। तो इससे पावर कितना हो जाएगा, इंटेंसिटी इंटू एरिया हो जाता है, ये अपने को याद है।
अगर अपने को पॉइंट सोर्स की वजह से आर डिस्टेंस के ऊपर इंटेंसिटी लिखनी है तो कितना लिखेंगे, इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन में 4 पाई आर का स्क्वायर। लाइन सोर्स की वजह से लिखनी है, लाइन मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, तो इंटेंसिटी इक्वल टू पावर अपॉन में 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, रेडिएशन फोर्स की बात कर लेते हैं। रेडिएशन फोर्स के अंदर कॉफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर आर है तो फोर्स कितना एक्सर्ट किया जाएगा यहाँ पर, ये जो है इसके ऊपर, तो फोर्स हो जाएगा कितना, 1 प्लस का आर इंटू पावर अपॉन में सी, जहाँ पे पावर क्या हो जाता है, आई इंटू ए हो जाता है। फॉर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है अगर, तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 आई ए अपॉन में सी हो जाएगा। फॉर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आई ए अपॉन में सी हो जाएगा, यानी कि इसके लिए 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली अगर अपने को ये चीज़ याद है तो अपने को क्या है, रिफ्लेक्टिंग का, एब्जॉर्बिंग का सबका याद हो जाएगा। तो एफ इक्वल टू 1 प्लस का आर अपॉन में सी इंटू पावर, इस चीज़ को याद कर लो एकदम अच्छे से। और अगर ये याद है तो 1 प्लस का आर अपॉन में सी इंटू पावर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे। जब भी किसी एंगल के ऊपर आ जाएगा तो इंटू क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक ये चीज़ मेरे को आपको बतानी थी। उसके अलावा मेरे को ये बताना था कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है, जो एसोसिएटेड होती है इलेक्ट्रॉन के साथ में, तो उसको अपन लोग देख देते हैं लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन में रूट ऑफ वी। ठीक है, और ये हो जाती है एंगस्ट्रॉम के अंदर। ये चीज़ अपने को ध्यान रखनी होगी। कितने फोटोन्स इमिट किए जाते हैं हर सेकंड के अंदर बाय 5 मेगावाट लेज़र सोर्स ऑपरेटिंग एट 628। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये नंबर n इक्वल टू जाता है इसके अंदर बेसिकली पी लैम्डा अपॉन में एच सी। मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो अगर आप इस चीज़ को डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। ये आपको क्या दे रखी है, पर सेकंड बाय ये सोर्स ऑपरेटिंग, तो अपने को ये तो दे ही रखा है, पावर तो अपने को दे ही रखी है। ठीक है, लैम्डा अपने को दे ही रखा है, एच सी की वैल्यू अपने को पता ही है, बस ये निकालना है, तो अपन लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। एक बीम ऑफ वाइट लाइट है, वो इंसिडेंट की गई है नॉर्मल ऑन अ प्लेन सरफेस एब्जॉर्बिंग 70% ऑफ द लाइट। सबसे पहले ये कितनी परसेंट लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, 70% ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी कि ये कितनी 1 है अगर, तो उसमें से कितनी कर रहा है, 0.3% को छोड़ रहा है। तो रिफ्लेक्ट कितनी कर रहा है, एब्जॉर्ब अगर 70% कर रहा है तो रिफ्लेक्ट कितनी कर रहा है, वो 30%। तो 30 अपॉन में 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 0.3 इतनी कर रहा है, तो रिफ्लेक्टिंग कितनी हो गई, 0.3 हो गई। तो अब अपने को पता ही है, एंड लाइट रिफ्लेक्टिंग द रेस्ट इफ द इंसिडेंट बीम कैरीज 10 वाट ऑफ पावर अपने को दे रखी है, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट सरफेस। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू कितना हो जाता था, 1 प्लस का आर इंटू पावर अपॉन में सी हो जाता था। तो यहाँ पे आर 0.3 लिख देंगे, 1.3 इंटू पावर अपॉन में सी, आंसर आ जाएगा। रेडिएशन ऑफ इंटेंसिटी इज इंसिडेंट ऑन अ परफेक्टली एब्जॉर्बिंग मतलब ये रिफ्लेक्टिंग 0 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा पावर अपॉन में एरिया, यानी कि आई, ये अपने सॉरी आई अपॉन में सी हो जाता था ना, हाँ सॉरी, तो आई ए अपॉन में सी हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। तो आई इंटू पाई आर का स्क्वायर अपॉन में सी कर दिया, आंसर आ गया बेसिकली डायरेक्टली, कोई इशू तो नहीं है इसके अंदर। ये रेडिएशन इंटेंसिटी आई इज इंसिडेंट एंगल थीटा विद द नॉर्मल टू द सरफेस, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, फाइंड फोर्स एक्सर्टेड। ठीक है, तो अपन लोगों ने फॉर्मूला निकाला था, वही चीज़ है ये वाला, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। एक हाइड्रोजन एटम है, वो रेस्ट के ऊपर है, वो इमिट कर रहा है फोटोन को, जिसकी वेवलेंथ अपने को दे रखी है। अपने को रिकॉइल निकालना है स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एटम के अंदर। अगर अपने को रिकॉइल निकालना है तो अपन किस तरह से निकाल लेंगे, सबसे पहले लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाता है, एच अपॉन में एम वी हो जाता है। ठीक है, इस चीज़ को अपने को एकदम ध्यान में रखना है। तो एच की वैल्यू तो अपने को पता ही है, मास कितना हो जाता है, हाइड्रोजन एटम है उसका मास कितना हो जाएगा, 1.6 × 10⁻⁻27। और अपने को वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी का पता लगाना है ना सबसे पहले तो वेलोसिटी लैम्डा वेलोसिटी निकालनी, तो देखो सिंपल से लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन में एम वी लगाओ। वेलोसिटी निकालनी तो क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एम लैम्डा हो जाएगा। लैम्डा पता है, एम पता है, एच पता है, आंसर आ जाएगा। समझ गए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेट करो वैल्यू रिटार्डिंग पोटेंशियल की, जो कि नीडेड टू स्टॉप द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम अ मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन दे रखा है भाई, देख ले 1.2 इलेक्ट्रोवोल्ट तेरे को वर्क फंक्शन दे रखा है, विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी भी तेरे को दे रखी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, वो अपनी हो जाती है एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन, ये चीज़ हो जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, एच न्यू माइनस का देखो दे रखा है वर्क फंक्शन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एच तेरे को पता है, काइनेटिक एनर्जी निकालनी है क्या, वैल्यू ऑफ रिटार्डिंग पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, बस तो सबसे पहले तो ये निकाल ले, और ये निकालेगा जैसे ही तो तू स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। काइनेटिक एनर्जी को उसको डिवाइड कर दी ई से कंप्लीट से, तो तेरा आंसर आ जाएगा सीधा का सीधा। मैं अभी वही कर रहा था, उसको डिवाइड करने वाला था, बस मैं काइनेटिक एनर्जी को ई से डिवाइड कर देते तो अपने आ रहा था, ये रहा, गॉट इट। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आ रहा है सब समझ में। एंगुलर मोमेंटम कितना होगा इलेक्ट्रॉन का, बोर्स हाइड्रोजन एटम हुज एनर्जी इज माइनस का 3.4 इलेक्ट्रो। अब देख माइनस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट कब आया था, एंगुलर मोमेंटम पूछा है अपने को, इतना भी समझ आता है। तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रोवोल्ट आया था n इक्वल टू 2 के ऊपर, ये कैसे निकाल सकते हैं, एनर्जी इक्वल टू कितनी हो जाती है, माइनस का 13.6 अपॉन में इंटू जेड स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर हो जाता है। जहाँ पे जेड यहाँ पे 1 दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा अपॉन में एन स्क्वायर, माइनस का 3.4 इक्वल टू ये माइनस माइनस कटा, एन तेरे को निकाल लिया, 2 आ गया तेरा। एंगुलर मोमेंटम निकालना है, एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाता है, एम वी आर इक्वल टू हो जाता है एन एच अपॉन में 2 पाई। एन तेरे को पता ही है यहाँ पे 2 है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एच अपॉन में पाई आ जाएगा, आंसर आ गया तेरा।
देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ निकालनी है एक्स रेज की जो इमिट करी गई है बाई एक्स-रे ऑपरेटिंग है 30 किलोवॉट मिनिमम, यानी कि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, फिर कट ऑफ वेवलेंथ निकालनी है। तो लैम्डा मिनिमम कितनी हो रहेगी तेरी 1 2 3 4 5 अपॉन में क्या कर देगा तू वी एमस्ट्रॉन्ग के अंदर, तो तेरा वी पता ही है तेरे को, यहाँ पे 30 किलो वोल्ट है तो 30 × 10⁻³ ले ले, आंसर आ जाएगा। वेवलेंथ है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की निकालनी है, के अल्फा लाइन इमिटेड बाय हाइड्रोजन लाइक एटम एट 0.32 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। लैम्डा तेरे को दे रखा है के अल्फा का क्या दे रखा है 0.32 एमस्ट्रॉन्ग। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ के बीटा लाइन इमिटेड बाय द सेम एलिमेंट, कुछ नहीं भाई 1 बाय यहाँ पे लिख दे तू 0.32 एमस्ट्रॉन्ग, इसको Z² R और ये लिख दे पूरा का पूरा। उसके बाद में के बीटा के लिए 1 बाय यहाँ पे लैम्डा ऑफ के बीटा लिख दे, यहाँ पे देख यहाँ पे लैम्डा ऑफ के बीटा और बाकी Z² R 1/1 का स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा के बीटा है तो कहाँ से कहाँ तक आ रहा है, बस तेको एन का ही तो पता करना है, तो माइनस का 1/3 का स्क्वायर कर दे, तेरा आंसर आ जाएगा डिवाइड करेगा तो। कैलकुलेट करना है देखो रेशियो मिनिमम और मैक्सिमम वेवलेंथ का रेडिएशन का डेट कैन इलेक्ट्रॉन कॉज बाय बोर्स हाइड्रोजन एटम, अगर इलेक्ट्रॉन क्या है डी एक्साइटिंग है n = 1 के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले तो ये देख कि इन्फॉर्मेशन क्या की मैंने अपने को 1/λ मैक्स इक्वल टू इसका फॉर्मूला पता है, 1/λ मिन का फॉर्मूला पता ही है अपने को, ठीक है। अब उन लोगों को क्या निकालनी है रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम टू मैक्सिमम निकालनी है। तो मिनिमम टू मैक्सिमम कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। तो मिनिमम के लिए क्या करते हैं इन्फिनिटी से जो 1 जा रही होती है उसको क्या बोल देते हैं मिनिमम वाली बोल देते हैं, और 2 से 1 जा रही होती है उसको क्या बोल देते हैं मैक्सिमम बोल देते हैं। ये चीज़ मैंने तेरे को पहले बता दी थी, क्योंकि क्या हो जाता है एनर्जी इक्वल टू जाता है h/λ, लैम्डा क्या हो जाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ये चीज़ हो रही है। इतना समझ में आता है। तो ये वाली जो चीज़ है ये अपने को पता होनी चाहिए कि इन्फिनिटी से 1 जो जा रही है वो जाती है अपने मिनिमम, और जो अपने 2 से 1 जा रही है वो जाती है अपने मैक्सिमम। दो आइडेंटिकल नॉन रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं राइट एंगल के ऊपर ईच अदर के साथ में, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है तेरे को 90 डिग्री दे रखा है, इतना तो मेरे को समझ में आ गया। पोजेसिंग डी ब्रोगली वेवलेंथ λ1 और λ2, अपने को डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है ईच पार्टिकल की इन द फ्रेम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। अच्छा जी, सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के अंदर अपने को ये चीज़ निकालनी है। तो अपन लोग क्या करते थे सेंटर ऑफ मास के फ्रेम के अंदर निकालनी होती तो क्या कर देते थे MV/cm कितना हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा m1v1 + m2v2 अपॉन में m1 + m2, तो यहाँ पे m1 + m2 दे रखा है, m1v1 + m2v2 अपॉन में m1 + m2 ये चीज़ दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की हो जाएगी। तो 2m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा √p1 का स्क्वायर + p2 का स्क्वायर √p2 का स्क्वायर, इससे आ जाएगी तेरी λ2 λ1 λ2 अपॉन में √λ1 का स्क्वायर + λ2 का स्क्वायर। क्या ये क्वेश्चन टिक करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि ये नया टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको मैं कभी कर दूंगा टिक 11वें को। और कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम ऑफ एक्स रे शोन इन द फिगर विच इज़ के अल्फा और विच इज़ के बीटा। अच्छा जी, अरे भैया हमसे ये कैसे पूछ लिया कि के अल्फा कौन सा है के बीटा कौन सा है। चलो अब ये बताओ तुम्हें, मैंने अभी शॉर्ट नोट्स के अंदर बताया कि के अल्फा और के बीटा के अंदर से वेवलेंथ जो है किसकी ज़्यादा होगी। भाई ये चीज़ तो मैंने तुम्हें अभी बताई है ना, तो के अल्फा की वेवलेंथ क्या ज़्यादा होगी। अब ऐसा क्यों रहा है ये तो तुम्हें बताइए, E इक्वल टू जाता है h/λ, और के अल्फा की बात कर रहे हैं के बीटा की याद कर रहे हैं, यहाँ तक तो हमने को समझ में आता ही है। तो इसकी अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी के बीटा वाले की ज़्यादा होगी बस। तो अब यहाँ पे किसका दे रखा है I वर्सेस लैम्डा का दे रखा है, तो वेवलेंथ की बात हो रही है वो किसकी ज़्यादा होगी के अल्फा की, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा के अल्फा हो जाएगा, लिख दिया यहाँ पे। एनर्जी 24.6 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखी है, ये रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल हीलियम एटम, ठीक है। हीलियम एटम है और वो क्या है न्यूट्रल है, और एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव बोथ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूट्रल हीलियम एटम इज, ये कितनी हो जाएगी। अब देख ये जो है ना रिमूव एन इलेक्ट्रॉन वाला सिस्टम जो होता है वो किसमें होता है, देख मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस, तो इसको बोल देते हैं मतलब आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है 13.6 × Z² हो जाती है, तो 13.6 इंटू हीलियम है तो क्या हो जाएगा हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 जाता है, तो यहाँ से कर देंगे 54.4 इलेक्ट्रोवोल्ट रिक्वायर्ड है। तो टोटल एनर्जी नीडेड टू रिमूव बोथ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हीलियम एटम इज 24.6 + 54.4, इतनी तो इसकी और इतनी इसकी, तो 79 इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी ये वाली। आया समझ में। रेडियस और डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस की बात कर लेते हैं, मास डिफेक्ट की बात कर लेते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, बाइंडिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी कर चुका है तो इसकी बात कोई नहीं करेगा, ठीक है। ये अपने को सब कुछ पता ही है। पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाता है मास डिफेक्ट अपॉन में मास नंबर हो जाता है। बाइंडिंग एनर्जी बताइए Δmc का स्क्वायर हो जाती है, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दे रखी है, बाइंडिंग एनर्जी यानी कि EB पर न्यूक्लियन दे रखी है तेरे को, और ये रहा 2H1 एंड हीलियम की दे रखी है 4He2 R 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ठीक है जी, और 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। कैलकुलेट करनी है अपने को एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 2 ड्यूट्रॉन्स फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। 2 ड्यूट्रॉन मिलके एक हीलियम की न्यूक्लियस बना रहे हैं, इसके अंदर अपने को निकालनी है। सबसे पहले तो तू ये देख न्यूक्लियस, साइज ऑफ न्यूक्लियस जो है 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर में होती है। ये एटम है 10⁻⁻10 मीटर के, न्यूक्लियर डेंसिटी 10⁻17 के अंदर।
मास ऑफ न्यूक्लियन माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस, ये दो को बताइए। जेड सिक्योरिटी किसको मिलती है, एमपी को, और प्राइम मिनिस्टर को मिल जाती है ए माइनस का जेड, यानी कि न्यूक्लियन माइनस का जेड सिक्योरिटी, ठीक है। और ये मिल जाती है किसको, मंत्री को। और इसके अंदर से माइनस अगर अपन लोग कर दें मास डिफेक्ट को, तो अपना आंसर आ जाता है। ठीक है जी, ठीक है। फ्यूजन कर रहे हैं अपन लोग न्यूट्रॉन्स का, तो वो क्या हो जाएगा, H21 प्लस का ये 2H1, यहाँ पे हो जाएगा AXZ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 4He2 प्लस का एनर्जी हो जाएगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और न्यूट्रॉन दे रखी है 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, ये क्या दे रखी है भैया, ये दे रखी है, देखिए यहाँ पे। नेट बाइंडिंग एनर्जी न्यूट्रॉन की कितनी हो जाएगी 4 इंटू, ये देख 4 इंटू 1.1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है पर न्यूक्लियन की है, अपने को निकालनी है 4 की, तो 4 की हो जाएगी इतनी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ ये इज़ 7 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हीलियम न्यूक्लियस कितनी हो जाएगी, ठीक है, वो हो जाएगी 4 इंटू 7 यानी कि 28 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। तो एनर्जी रिलीज कितनी हो जाएगी, ये माइनस का ये आंसर ये आ गया। आया समझ में, हार्ड था भाई। तो क्या करेंगे 11th वाले को और इस वाले को अभी एक बार टिक करते ही चलता है ना। इसके अंदर अपने को पूछा है पावर आउटपुट कितना होगा 235 यूरेनियम 92 रिएक्टर का, अगर वो 30 दिन लगाता है 2 किलो फ्यूल को यूज़ करने के अंदर। इफ़ ईच फिजन गिव्स 185 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ऑफ यूजेबल एनर्जी। तो इसके अंदर कितना क्या होगा, सबसे पहले पावर आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है, E अपॉन में T हो जाता है, एनर्जी अपॉन में टाइम हो जाता है। नंबर क्या दे रखा है इन 2 kg, नंबर ऑफ ये इन 2 kg कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 1000 अपॉन में 235, मतलब के जी के अंदर तो 2 अपॉन में 235 करा इंटू, यानी कि वो निकाल लिया इसने। और नंबर तो अपने को निकालना आता है ना, एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया इसने और ये नंबर आ गया इसका। फिजन ऑफ ईच ये प्रोड्यूसेस एनर्जी, तो 185 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट का फिजन की वजह से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, इतनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो टोटल पावर आउटपुट निकाल दिया डिवाइड करके। एक न्यूक्लियस है जिसका मास नंबर 220 है, इनिशियली रेस्ट के ऊपर है, इमिट कर रहा है अल्फा पार्टिकल को। अगर Q वैल्यू ऑफ रिएक्शन इस 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट, तो कैलकुलेट करनी है काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, ठीक है। ऐसा कुछ दे रखा है गंदा गंदा। अच्छा, तो अपन लोग क्या करेंगे, K1 और K2 क्या है, इन दोनों को काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट और सेकंड को ऐड करेंगे तो 5.5 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट ये दे रखे हैं अपने को। तो ये क्या हो जाएगा P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 216 K1 हो जाएगा। तो वो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 K2, वो इसके बराबर हो जाएगा। K2 कितना आ जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। क्वेश्चन का कुछ नहीं करा, क्वेश्चन की जो थ्योरी थी उसको मतलब ऐसे एक 1 बाय 1 अपन ने लिखा, यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लिखी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन लिखी और इसको 2 क्वेश्चन बना के आंसर आ गया सीधा का सीधा। डिडक्टिव कट चुका है, कट चुका है, कट चुका है, ये सब कट ही चुका था। क्या है द इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन है सेम एनर्जी, जेईई मेन 2020 का सवाल है, आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अपने को रेशियो निकालना है अपने डी ब्रोगली वेवलेंथ का, इलेक्ट्रॉन की और फोटोन की एनर्जी सेम दे रखी है। तो गिव मास इलेक्ट्रॉन इज m, स्पीड ऑफ लाइट इज ये, तो ये अपन निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और क्या दे रखा है टाइम, ये तो कट ही गया है। रेडिएशन फोर्स एक्सपीरियंस बाय डिस्क की बात हो रही है, चलो एक्सपोज्ड बाय द रेडिएशन ऑफ कांस्टेंट I इज़ F, ठीक है। रेडिएशन फोर्स की बात हो रही है, वो ये भी निकाल सकते हैं अपन लोग, IA/C होता था, तो बस इससे निकाल देंगे IA/C से। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ये तो आराम से निकाल सकते हैं। डायग्राम शोज द एनर्जी लेवल्स फ्रॉम फॉर इलेक्ट्रॉन सर्टेन एटम विच ट्रांजिशन शोज द रिप्रेजेंट ऑफ इमिशन ऑफ अ फोटोन विथ मोस्ट एनर्जी। मोस्ट एनर्जी कहाँ से हो जाएगा, 2 से लेके 1 के बीच में जो आ रहा है ना भैया, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला होगा। तो कौन सा वाला आएगी, थर्ड वाला, थर्ड वाले पे क्लिक कर देंगे। अपना ये हो चुका है। अब अपन देख लेते हैं फटाफट से PYQs जो अपन से 2020 से लेके 2023 तक के अंदर आ रखे हैं, जो कि क्या है, एक तो सबसे पहले टॉप PYQ है, और टॉप PYQ के अंदर से भी ऐसे है जो मोस्ट रिपीटेड भी है, और उसके अंदर आप क्या गलती करोगे वो साथ में लिखी हुई है। जैसे अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे तो वो लिखा हुआ है, कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे इसलिए मिस्टेक करोगे, इसलिए मिस्टेक करोगे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें लिख रखी है उसके अंदर। तो अपने को कोई एफर्ट नहीं लगाना, अपने को बस देखने की ये सवाल कैसे हो रहा है, ये सवाल कैसे हो रहा है, और जो सवाल होगा वो ये जो अपन ने पढ़ा है ना इसी के अंदर से आएगा। तो कहीं दूसरी जगह से अपन ले नहीं रहे, बस इसको देखना स्टार्ट करता है फटाफट से। ये देखो 2021 का 17 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है ये। इसके अंदर क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन है, मास m का, फोटोन है, एंड अ फोटोन है सेम एनर्जी E। तो रेशियो अपने को पूछा है वेवलेंथ का इलेक्ट्रॉन की टू डेट ऑफ अ फोटोन, ठीक है। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको जस्ट ही बताया था कि अपन से हो जाएगा, और अब करके दिखाओ। इसके अंदर क्या करना है, फार्मूला मैनिपुलेशन करना है। E इक्वल टू h/λ हो जाता है, तो लैम्डा ऑफ फोटोन कितना हो जाएगा, h/E हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के लिए लैम्डा E कितना हो जाता है, h/√2m के E हो जाता है, ये मैंने आपको बता ही दिया था। तो h/√2m E हो जाता है। तो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लिया, लैम्डा ऑफ फोटोन लिख लिया, इन दोनों को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अपना क्या आ गया, √E/2mc का स्क्वायर, यहाँ पे H से H कट जाएगा, E ऊपर चला जाएगा और फिर ये वाली चीज़ आ जाएगी। तो अपने को पता तो होना चाहिए ना कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने इसलिए आपको एक बार हाईलाइट करा था कि H/में
Hc/mv तो होता ही है, लैम्डा इक्वल टू h/p तो होता ही है, अब उसके अंदर Hc/√2m भी होता है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए थी, तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। क्या है, रेडिएशन कोरस्पॉन्डिंग टू 3 से 2 ट्रांजिशन ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स ऑन गोल्ड सरफेस जनरेट करने के लिए फोटो इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो पास कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, अज्यूम अपने को करनी है रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कुलर पाथ को ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 7 mm। ठीक है, तो वर्क फंक्शन कितना हुआ, वर्क फंक्शन पूछा है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है अपने को, बी गिवन है, तो ई सबसे पहले एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी हो जाएगी, एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगी 13.6 × 1/n1 का स्क्वायर माइनस का 1/n2 का स्क्वायर, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर निकालनी है। n1 क्या हो जाएगी, लोअर एनर्जी लेवल, n2 हायर एनर्जी लेवल, ये मैंने आपको शॉर्ट नोट्स में बता ही दिया था। तो 2 से 3 जा रहा है, यहाँ पे 3 से 2 जा रहा है, तो देखो ये 3 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो गया, तो 1.89 इलेक्ट्रोवोल्ट तो अपने निकाल ली। अब अपने को क्या निकालना है, वर्क फंक्शन निकालना है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। ये मैंने आपको बताया था, वर्क फंक्शन इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस। तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा इसके अंदर, वर्क फंक्शन हो जाता है अपना काइनेटिक एनर्जी मैक्स इक्वल टू, अपन लोगों ने क्या पढ़ा था, एनर्जी माइनस का वर्क फंक्शन इसके अंदर निकालना है, तो ई माइनस का काइनेटिक एनर्जी मैक्स लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपन लोगों ने लिख दिया ई पी माइनस का काइनेटिक एनर्जी मैक्स, जहाँ पर अपने को सारी चीज़ें पता ही है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं अपन लोग, एम वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, बी क्यू आर हो जाएगा। तो इससे अपन लोगों ने निकाल लिया वेलोसिटी को, सबसे पहले बी क्यू आर अपॉन में एम करके वेलोसिटी निकाल ली। काइनेटिक एनर्जी के अंदर हाफ एम वी के स्क्वायर के अंदर वेलोसिटी काम आएगी, इसलिए यहाँ पे लिख दिया 1.075 इलेक्ट्रोवोल्ट। एनर्जी अपने को पता है, काइनेटिक एनर्जी अपने को पता है, वर्क फंक्शन निकालना भाई अब तो आसान हो चुका है, अब तो अपन निकाल ही सकते हैं। बस वेलोसिटी का ये याद रखना था कि एम वी इक्वल टू हो रहा है इसके अंदर बी क्यू आर, ये बच्चों को याद नहीं आता भाई बहुत टाइम पे। ठीक है जी, ओके जी, हो गया जी। अब देखो एक सर्टेन मेटेलिक सरफेस है जिसको इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, 2021 को 20 जुलाई को आया था। ठीक है, यहाँ पे आपकी गलतियाँ लिख रखी है, आप देख लेना कि यहाँ पे आप क्या गलती कर सकते हैं। मतलब द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये बता कि वी नॉट इक्वल टू दे रखा है तेरे को 3v0, इतना देखो समझ में आया। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है, सेम सर्फेस इल्यूमिनेटेड बाय रेडिएशन टू लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज वी नॉट। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है तेरे को सरफेस की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तेरे को काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है अपने, हो जाती है ई पी माइनस का हो जाती है अपने वर्क फंक्शन की, अपने को पता है। तो इसके अंदर ई इंटू हो जाएगा तेरा 3v0। काइनेटिक एनर्जी का क्या लिख सकता है, वो लिख सकता है तो ए इंटू वी नॉट लिख सकता है। तो यहाँ पे अपन लोग लिखेंगे ए इंटू 3v0 इक्वल टू हो जाएगा एनर्जी ऑफ फोटोन देखो कितनी दे रखी है, Hc/λ। तो यहाँ पे लैम्डा कितना दे रखा है, यहाँ पे 2λ दे रखा है। ठीक है, और माइनस का 5 कर दिया, E v0 के साथ में पहली इक्वेशन बना ली, सेकंड इक्वेशन बना ली, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया। समझ आया, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक है, एक सोर्स है ई एम रेडिएशन का, पावर इसकी दे रखी है, प्रोड्यूस कर रहा है इतने फोटोन्स पर सेकंड। तो रेडिएशन बिलोंग्स टू पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम इज, अच्छा जी, रेडिएशन कौन से स्पेक्ट्रम को, पी लैम्डा अपॉन एच लगा सबसे पहले तो उसके अंदर। ठीक है, और इसके अंदर क्या आ जाएगी तेरी एन है ना, अच्छा सॉरी रुक जा, पावर तेरे को दे रखी है, प्रोड्यूस कर रहा है इतने फोटोन। ठीक है, तो 10 की पावर 16 इक्वल टू देख 15 किलो वाट है, 15 × 10⁻³ अपॉन में एच सी की वैल्यू यहाँ पे डाल दे, 6 × 10⁻⁻34। लैम्डा यहाँ से तेरा आ जाएगा, जैसे ही तेरा यहाँ से लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा आते ही तेरे को पता चल जाएगा कि भाई ये गामा रे है, रेडियो वेव है, माइक्रोवेव है, या फिर अल्ट्रा वायलेट रे है। अब ये तेरे को भाई यहाँ पे ई एम वेव का जो मैंने लेक्चर डाला था ना, उसके अंदर चला जा फटाफट से, और उसके अंदर मैंने तेरे को बता रखी है कि इनकी जो वैल्यूज़ है, इनकी क्या है वैल्यूज़ जो है उनको याद करने तक की मैंने ट्रिक बता रखी है कि भैया ये जो वैल्यूज़ है इनको किस तरह से तुम याद करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक नैनोमीटर में, यहाँ से लेके यहाँ तक में, उसी से तेरा ये आंसर आएगा। ठीक है, तो हमारे रेंज के अंदर लाई करता है, ये याद नहीं था, इसके अंदर दिक्कत ये आई थी भैया को, तो हो जाएगी अब तो। एक इलेक्ट्रॉन है उसको एक्सीलरेट करा गया है पोटेंशियल डिफरेंस v1 से, जिसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है लैम्डा। ठीक है, लैम्डा इक्वल टू हो जाता है h/m/y, और पोटेंशियल डिफरेंस v1 से करा है, तो देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज चेंज टू v2, तो इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इंक्रीजेज बाय 50%। ठीक है, तो क्या हो जाएगी, v1/v2 पूछा है। सबसे पहले तो ये क्या हो जाता है, p इक्वल टू हो जाएगी √2m ev/m, ये हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा कितना है, यहाँ पे 3λ/2 यानी कि इंक्रीज़ कर दिया। लैम्डा इक्वल टू h/p1 था पहले, 3λ/2 इक्वल टू लिख दिया अपन ने h/p2, फिर 2/3 किसके बराबर आ गया, इसको डिवाइड कराना अपन ने, 2/3 आ गया p2/p1 के बराबर, और p2/p1 यानी कि कितना हो जाएगा √v2/v1 हो गया। यहाँ से v2v1 निकाल लिया, v1/v2 निकाल लिया, 9/4 आ गया तेरा। स्क्वायर करना भूल गया, कैलकुलेशन मिस्टेक, इसके अंदर अपन लोग क्या कर रहे थे, स्क्वायर करने को भूल गए थे। ठीक है, पी कितना हो जाता है √2mv हो जाता है ना, मैंने तुम्हें बता दिया था भाई, ये तो अभी देखो लैम्डा इक्वल टू हो जाता है h/m/mv h/√2m के
और काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाता है क्यू डेल्टा वी व्हेन नीडेड, ठीक है, और ई वी नॉट। अब तो कोई दिक्कत नहीं है। रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ का बताना है अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन एक्सेलरेटेड फ्रॉम। और भाई इतना ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल। 2023 को 29 जनवरी को इवनिंग शिफ्ट में आया, अभी एक 31 जनवरी की मेरी शिफ्ट थी उसके अंदर आया था, 31 जनवरी मॉर्निंग शिफ्ट 2024 के अंदर आया था ये वाला। रेशियो डी ब्रोगली वेवलेंथ की निकालनी है अल्फा पार्टिकल की और प्रोटोन की, एक्सेलरेट करा गया है रेस्ट बाय सेम पोटेंशियल इज 1/√ऑफ टाइम। तो हमें निकालना है सबसे पहले तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल वो किसके बराबर हो जाता है 4 मास ऑफ प्रोटोन के बराबर, 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन के बराबर हो जाता है। और चार्ज जो जाता है ना वो 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन के बराबर हो जाता है। तो बस जैसे ये लिखा लैम्डा इक्वल टू h/√ऑफ 2m QV लगाया, आंसर आ गया तेरा सीधा का सीधा, ठीक है। चार्ज का रिलेशन लिखना भूल गया था, ये तो मेरे को आता था, ये लिखना मैं भूल गया था। आप भी ये कर सकते हैं गलती। स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन पावर ऑफ द लाइट सोर्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या पावर के ऊपर डिपेंड करता है लाइट सोर्स की? सबसे पहले तो ये बताओ, बिल्कुल करता है भाई। ये किसने कहा कि नहीं करता? क्योंकि अपन लोगों ने देखा ही था V0 जो है वो तो डिपेंड कर रहा है। V0 इक्वल टू हो जाता है h/μ/e माइनस का h/μ थ्रेशोल्ड/e। तो हाँ, पावर पे तो डिपेंड करेगा ये। फॉर अ गिवन मेटल द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट। क्या काइनेटिक एनर्जी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है इंसिडेंट लाइट की? बिल्कुल करती है यार, ऐसे कैसे नहीं करेगी? कि जितना मतलब वेवलेंथ पे डिपेंड करेगी ना, डेफिनेट सी बात है। इलेक्ट्रॉन है, उसके पास जब वो ऐसे एक्साइट होगा तो उसकी कोई लैम्डा वेवलेंथ निकलेगी, तो काइनेटिक एनर्जी तो उसके ऊपर डिपेंड कर ही रही है। और वैसे भी देखो तो तुम वैसे भी कर रही है, काइनेटिक एनर्जी जो जाती है वो अभी इसके अंदर मैंने अभी तुम्हें ऊपर फॉर्मूला लिखा था तो उसमें कितनी हो रही थी h/λ, तो लैम्डा के ऊपर डिपेंड कर तो रही है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। नहीं भाई, ओनली ऑन वर्क फंक्शन पे तो नहीं करता ये अपने किस पे करता है, एनर्जी ऑफ फोटोन पे भी तो डिपेंड करता है। तो ये चीज़ तो अपन नहीं करेंगे। क्या है, द सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज एज द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीजेज। इसके बारे में सोचते हैं भाई, सैचुरेशन करंट का पता नहीं। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन द इंटेंस। अरे भाई 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 काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम तो डिपेंड ही नहीं करती इंटेंसिटी पे, नहीं हो सकता। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग वेव थ्योरी ऑफ लाइट। अरे पार्टिकल थ्योरी ऑफ लाइट मेरे भाई, क्या कर रहा है, हटा इसको हटा। तो अब बचा क्या यहाँ पे, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। वैसे तो एलिमिनेट करके आंसर निकाल दिया अपन ने, पर बेसिक कल्ली के अंदर सैचुरेशन करंट जो है वो प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के। क्योंकि मैंने आपको बताया था करंट वर्सेस इंटेंसिटी का, मैंने आपको ग्राफ बताया था, वो ऐसे जा रहा था सीधा, तो इंटेंसिटी बढ़ने पे करंट भी बढ़ रहा था। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन्स का डिपेंड करेगा, तो अपना आंसर आ गया। और अब तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। कब आया था? 2023 के 24 जनवरी को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये सवाल। अब देखेंगे 2023 को 15 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में क्या सवाल आया था। डी ब्रोगली वेवलेंथ है किसी इलेक्ट्रॉन की जिसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ई है। अच्छा जी, ई है, लैम्डा है, ठीक है भैया। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम्स E/4, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी हो जाएगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ के अंदर लैम्डा इक्वल टू h/√2m ke वैसा होता है। काइनेटिक एनर्जी दे रखी है। अब तो भैया इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई होगी पक्का, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी इसके अंदर बस। आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रे, अल्ट्रावेव रे, मोस्ट इफेक्टिव ऑफ द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर मेटेलिक सर्फेसिस। अच्छा जी, आउट ऑफ माइक्रोवेव, इंफ्रारेड रेज और यूवी रेज। यूवी रेज आर द मोस्ट इफेक्टिव फॉर इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटेलिक सर्फेस। हाँ ये बात तो सही है, क्योंकि उसकी जो रेंज ऑफ वेवलेंथ होती है ना वो ज़्यादा अच्छी होती है। और अल्ट्रावायलेट रेज क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अच्छे तरीके से मतलब बाहर निकाल पाती है, क्योंकि उसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज़्यादा होती है, उसकी जो वेवलेंथ होती है वो स्टॉपिंग वेवलेंथ से ज़्यादा, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज़्यादा। अबव द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ओके जी, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। अच्छा नहीं, ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट। अब देख मेरी बात सुन। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिखते हैं अपन लोग, एनर्जी फोटोन माइनस का वर्क फंक्शन लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या लिख देते हैं, h/μ माइनस का h/μ थ्रेशोल्ड लिखते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये भी तो है मेरे भाई। तो इसके अंदर इन्वर्सली कहाँ आ रहा है, नहीं आ रहा, तो भाई गलत करना उसको। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, ये गलत है। सिंपल ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी। एक एटम है वो एब्जॉर्ब कर रहा है फोटोन को, जिसकी वेवलेंथ क्या है 500 नैनोमीटर। 500 नैनोमीटर वेवलेंथ दे रखी है। इमिट कर रहा है अनदर फोटोन ऑफ वेवलेंथ ये। नेट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द एटम इन द प्रोसेस ये। द वैल्यू ऑफ NS। अच्छा जी, H दे रखा है, C दे रखा है, ठीक है। एनर्जी अपने को दे रखी है। अब देख अपन लोग कैसे निकालते थे, वेवलेंथ दे रखी है इसकी, तो अपन लोग hc/λ इक्वल टू E ऑफ N2 माइनस का E ऑफ N1 करते हैं। ये तो तेरे को पता होगा, बेसिक बात है ये तो एकदम। तो अपन लोग इसके अंदर किस तरह से करेंगे, h इंटू 1/λ1 माइनस का 1/λ2 का रखा है इसने, तो ठीक है।
यहाँ पे सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एच एंड सी वी गेट एच और सी की वैल्यू जब सब्सटीट्यूट कर दी तो देखो ये सब मिल रहा है। बस एनर्जी ऑब्जॉर्ब तेरी आ गई, इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर तेरी ये आ गई, मल्टी डिवाइड कर दिया तूने इसको इलेक्ट्रॉन से तो तेरा इलेक्ट्रोवोल्ट के अंदर भी आ गई। ठीक है, फाइनली वी कैन एक्सप्रेस, फाइनली ये निकल गया। तेरे को करना क्या था, तेरे को पता है जो अपन ने फॉर्मूला दिखा था ना, ये देखिए वाला h/λ इक्वल टू ई ऑफ n2 माइनस का ई ऑफ n1, ये जो चीज़ है तेरे को इसको सीधी लगानी थी तो तेरा सीधा आंसर आ जाता। समझ आया तेरे को? ठीक है, तो अपना आंसर आ जाता। ठीक है, ओके ओके ओके, इजी था। एक प्रोटोन एक अल्फा पार्टिकल एक्सीलरेट कराया गया, रेस्ट से 2 वोल्ट और 4 वोल्ट का पोटेंशियल दे रखा है, तो रेशियो कितना हो जाएगा? अब देख लैम्डा इक्वल टू जाता है h अपॉन में अंडर रूट ऑफ 2m ke। के को क्या लिख सकते हैं? q डेल्टा वी या फिर क्यू वी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू वी है, बस इस क्यू का ही खेल है। यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का क्या हो जाता है, यहाँ पे ये देखो अंडर रूट ऑफ 2m क्यू वी यूज़ कर लिया। अब क्यू और तुम्हें रिलेशन बताना चाहिए मास और उसका, तो मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इक्वल टू जाता है 4 इंटू मास ऑफ प्रोटोन, और चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल हो जाता है 2 इंटू चार्ज ऑफ प्रोटोन। बस ये कर दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। कैलकुलेशन मिस्टेक। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैक्सिमम करंट, ये देख द फोटो करंट इज़ प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ये बता फोटो करंट जो होता है आई, हाँ सही है, क्योंकि अरे भाई ये देखो बताया था ना इंटेंसिटी आई वर्सेस इंटेंसिटी का ग्राफ। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद विच फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड, नहीं डिपेंड नहीं करती। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी विद फोटो इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी, हाँ ये तो मैंने लिखवाया था शॉर्ट नोट्स में, लिखा हुआ पढ़ाया था अपन ने। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्यों चाहिए? अच्छा इंटेंसिटी नहीं चाहिए यार, इंटेंसिटी हाँ इंटेंसिटी चाहिए। मिनिमम फोटो इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर, ये भी सही है। ठीक है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ द, नहीं ये गलत है। तो डी सही है, सी सही है, ए सही है। ए और सी इसमें आ रहा है, डी का ऑप्शन नहीं आ रहा, नहीं तो अपन उसको भी कर देते। डज नॉट रिक्वायर मिनिमम थ्रेशोल्ड बट रेदर है मिनिमम थ्रेशोल्ड। अच्छा फ्रीक्वेंसी चाहिए होती है, इंटेंसिटी नहीं चाहिए होती, सॉरी। इंडिपेंडेंट होता है इंसिडेंट ऑफ लाइट के, सब समझेगा। 2 बार गलत कर चुका थ्योरी बेस्ड। ठीक है, 2 मेटल ए और बी है, उनको एक्सपोज करा रेडिएशन से 350 नैनोमीटर की। पर फंक्शन मेटल ए का इतना है, मेटल बी का इतना है, तो अपने को चूज़ करना है करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन कितना हो जाता है h/λ 12430 अपॉन में 350 का था, 3.54 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। तो ओनली मेटल बी विल इमिट फोटो इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर इसकी जो वेव मतलब जो एक सबसे पहले अपन लोगों ने इसकी वो निकाली, वर्क फंक्शन निकाला। वर्क फंक्शन के अंदर जिसका वो ज़्यादा आया ना, वही जिसका इस रेंज से ज़्यादा आया वही वाला तो इमिट करेगा, और बाकी कोई नहीं करेगा। तो मेटल ये इमिट नहीं करेगा और मेटल भी करेगा। वर्क फंक्शन से कम है वेवलेंथ, दैट्स वाई ये इमिट कर रहा है। एनर्जी मस्ट बी ग्रेटर देन व्हाट, वर्क फंक्शन। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब ये देख इससे अगर ज़्यादा होगी तो अपना क्या करेगा, इमिट करेगा। समझ आया? एक प्रोटोन है वो मूव कर रहा है 1/10 ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट से, हैज़ अ सर्टेन डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ लैम्डा। एक अल्फा पार्टिकल है, उसकी सर्टेन काइनेटिक एनर्जी है, उसके पास में भी ये है रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोटोन और अल्फा पार्टिकल। भाई फिर से प्रोटोन अल्फा पार्टिकल आ गया, इसके अंदर भी मैंने क्या किया, वो मास और चार्ज का ध्यान रखना, बाकी तेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी देखो। ठीक है, एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के ऊपर है, इसके अंदर क्या किया है, मोमेंटम का कंजर्वेशन कर दिया है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एक छोटा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट के ऊपर है, एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट पल्स को, जिसकी पावर की दे रखी है, ड्यूरेशन दे रखा है, अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है। द मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले तो वो मोमेंटम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये चीज़ पूछिए। तो क्या हो जाएगा, ये P इक्वल टू ई अपॉन में सी हो जाएगा, ई अपॉन में सी, जहाँ पे ये सारी चीज़ें बताइए अपने को। 20 मेगावाट इंटू सी भी बताइए। ठीक है, सी भी बताइए, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें बताइए। फॉर्मूला लगाने का दिमाग में नहीं आया, यूनिट याद कर ले, काम आएगी। यूनिट को याद कर लेना है, काम भी आएगी। बाकी मेगावाट है, ड्यूरेशन दे रखा है, टाइम दे रखा है। ठीक है, और अज्यूमिंग स्पीड ऑफ लाइट भी दे रखी है, तो अपने को मोमेंटम निकालना है, पी लैम्डा अपॉन एच सी एन। एक तो ये, और एक वो इंटेंसिटी वाला था, उससे भी लगा सकते हैं, उससे भी आ जाएगा। किस कोई भी फार्मूला लगाओ आ जाएगा, पर फिर भी मैं इसको इसलिए टिक कर रहा हूँ ताकि क्या है, जो फार्मूला है वो अपने को क्या रहे, याद रहे।
एक थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन हो रहा है मटेरियल का 5500 एमस्ट्रॉन्ग से, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इमिटेड व्हेन दिस मटेरियल इज इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फॉर। अच्छा, ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन लगते हैं भाई मेरे को, पता नहीं ऐसा क्यों होता है, पर ऐसा देखने से एकदम ऐसे छोड़ने का मन करता है। ऐसे वाले सवाल है क्योंकि समझ नहीं आता है इसमें करना क्या है। इसके अंदर अब देख 5500 एमस्ट्रॉन्ग की क्या दे रखी है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे रखी है। तो सबसे पहले अपन लोग क्या कर देते हैं, इसको एनर्जी निकाल लेते हैं। वो कितनी हो जाएगी, 12430 अपॉन में कर देते हैं 5500, तो 0 से 0 काट देते हैं और यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं। तो वेवलेंथ इंफ्रारेड की कितनी हो जाती है, 700 नैनोमीटर मिनिमम होती है। भाई ये EM वेव का लेक्चर देख फटाफट जाके, उसके अंदर ये जो है ना ट्रिक बता रखी है, वो देखिए भाई 2 मिनट के अंदर ट्रिक्स वगैरह देख लेगा तो उसके बाद में क्या होगा, वेवलेंथ तो आराम से, ये जो रेंज है ना ये पूरी की पूरी ट्रिक से याद करा रखी है मैंने। सिंस वी नीड लैम्डा 5000 एमस्ट्रॉन्ग से कम होना चाहिए, तो यूवी रेज ही ऐसी है जो सिर्फ इमिट कर पाएगी। बेसिकली बहुत ज़्यादा आसान था ये वाला, इसके अंदर बस कुछ नहीं करना है, अपने को देखना है कि लैम्डा किसका कम है 5000 एमस्ट्रॉन्ग से, जिसका कम आया वो उसका आंसर हो जाएगा। रेंज याद होनी चाहिए एम वेव की टेबल से, बस बाकी और कुछ नहीं है। मोनोक्रोमेटिक लाइटें इंसिडेंट करी गई है, हाइड्रोजन सैंपल ग्राउंड स्टेट, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब फ्रैक्शन ऑफ लाइट सब्सिक्वेंटली इमिट ऑफ रेडिएशन ऑफ 6 डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इज़ ये, तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी हो जाएगी, 6 का डिफरेंट वेवलेंथ ये कर रहा है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, the hydrogen atom can absorb energy transition to higher energy levels when the atoms return to lower energy level they emit radiation of different wavelength corresponding to the energy difference between the energy level, ये तो पता ही है। एनर्जी और nth ऑर्बिटल की हो जाती है ई डेल्टा ई निकालेंगे, E4 माइनस का E1 कर देंगे तो 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट आ रही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज रिलेटेड टू एनर्जी डिफरेंस बाय द इक्वेशन, तो डेल्टा V इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू, तो फ्रीक्वेंसी की हो जाएगी डेल्टा ई अपॉन में एच, डेल्टा ई पता है एच पता है, आंसर आ जाएगा। अब एनर्जी इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा लगाने में क्या दिक्कत, एनर्जी इक्वल टू एच न्यू लगाने में शर्म आ रही है क्या, न्यू लगाओ ये अपॉन में एच करो, आंसर आ जाएगा। आया समझ में। 6 ट्रांजिशन है, कोरस्पॉन्ड कैसे करेंगे, 2 से 1, 3 से 1, 3 से 2, 4 से 1, 4 से 2, 4 से 3। हाईएस्ट एनर्जी लेवल इन्वॉल्व इज n इक्वल टू 4, देयरफॉर द इंसिडेंट लाइट मस्ट हैव अ फ्रीक्वेंसी हाई इनफ टू एक्साइट द हाइड्रोजन एटम फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू n इक्वल टू 4। तो क्या ये वाला क्वेश्चन टिक होने लायक है, बिल्कुल है, तो ये वाला क्वेश्चन भी टिक कर देते हैं। देख ले, ये बता रखा है क्या, मैंने बताया ही था भाई, एच अपॉन में ही, तो इसका वो हो जाएगा, वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल पूछा है इसके अंदर, ठीक है, ये सब पता ही है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, ये V दे रखा है अपने को 10 टू द पावर इसमें, तो ये अपन लोगों ने इक्वेशन लिखी थी, EV0 इक्वल टू हो जाएगा एच न्यू माइनस का एच न्यू थ्रेशोल्ड, ये इक्वेशन लिखी। और यहाँ पे V0 तो क्या दे रखा है, 0 दे रखा है, यहाँ से पता लगा लिया ना, ये वैल्यूज़ पता लगा ली। V0 क्या दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं है, नीचे का कुछ नहीं है, छी है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वर्क फंक्शन अपॉन में इक्वल टू एच न्यू अपॉन में ही है, तो वर्क फंक्शन इक्वल टू एच न्यू हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। वर्क फंक्शन ऑफ एल्यूमिनियम और गोल्ड दे रखा है, रेशियो ऑफ स्लोप ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी प्लॉट टू गोल्ड टू डेट ऑफ एल्यूमिनियम, एच अपॉन ही करना है, देख बना गया, ठीक है। EVS इक्वल टू हो जाएगा एच वी एफ माइनस का F0 करा तूने इसमें, F माइनस का ये मतलब वो वर्क फंक्शन अपॉन में एच करा, ठीक है। इक्वेशन H बाई ई का ही आएगा, दोनों के अंदर स्लोप तो H बाई ई आएगा, तो बस 1 हो जाएगा। मेटल सरफेस इल्यूमिनेटेड बाय द रेडिएशन ऑफ 4500 एमस्ट्रॉन्ग, रिजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन एंटर्स अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा ये मेकिंग एन एंगल 90 डिग्री, ठीक है। रेडियस इक्वल टू कितना हो जाता है, MV अपॉन में क्यूब हो जाता है, ये अपने को पता ही है, ये कहाँ से पता है, वो चैप्टर था ना EMI के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। इट स्टार्ट रिवॉल्विंग अराउंड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये तो वर्क फंक्शन कितना हो जाएगा ये बताना है भाई, यार कर लो यार, ये तो अब क्यों इसके अंदर तो बार बार परेशानी वाला चीज़ है ये, इतनी ईजी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी अपनी कितनी, एच न्यू माइनस का वर्क फंक्शन आ जाएगा आंसर, ठीक है, कर लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल दे रखा है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का इमिटेड बाई ये डैश 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 इस डैश डैश डैश। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है, फिर से वही चीज़ लगा दी गंदी। कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक मत करना, शांति से क्वेश्चन को करना, धीरे धीरे हो जाएगा तुम्हारा। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, E0 दे रखा है 200, साइन ऑफ ये दे रखा है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का ये दे रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ EM वेव निकालनी है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद द लाइट वेव इज गिवन बाय ये
तो और वर्क फंक्शन 2.50 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखा है, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की। के ई मैक्सिमम निकालनी है। के ई मैक्सिमम कैसे निकालेंगे भैया? एच न्यू माइनस का एच न्यू थ्रेशोल्ड और एच न्यू मैक्सिमम होनी चाहिए यहाँ पे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ये एम वेव्स कैसे हो जाएगी? यहाँ पे निकाल रहे हैं अपन लोग 6/2 इंटू 10⁻15। फ्रीक्वेंसी तो निकालनी है ना, हाँ 9/2 इंटू 10⁻15। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ दिस वेव्स ये निकाल लेंगे। एनर्जी 1 फोटोन की निकाली, फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए 5.93 माइनस का 2.50 कर दिया, जो कि 3.43 इलेक्ट्रोवोल्ट आ गया। W1 = 6 से तो निकाल ली मैंने, W2 = 9 से मैक्सिमम आएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन को इसलिए टिक कर रहे हैं क्योंकि ये वाला भी क्या है, डिफरेंट वैरायटी है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, तो अपन इसको टिक कर लेंगे, आने के चांसेस ज़्यादा है। एक इलेक्ट्रॉन है जिसकी स्पीड v है और फोटोन है एक फोटोन है, स्पीड उसकी c है, डी ब्रोगली वेवलेंथ सेम है, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर e और pe एंड दैट ऑफ फोटोन आर EPH एंड PPH, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये। अब लैम्डा = H/P लगा दे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या करा इसने, पी को फोटोन वाले के बराबर कर दिया, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ = ½ mv का स्क्वायर, यानी कि PV/2 हो गया, और इसको डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया V/2c। ये वाला जो था ये भी अच्छा था, बस सॉल्व कर दिया। 25 क्या है, लैम्डा ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑफ ये इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? देखो, सबसे पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ दे रखी थी इलेक्ट्रॉन के लिए, फोटोन के लिए लैम्डा ई और लैम्डा पी रिस्पेक्टिवली। सेम काइनेटिक एनर्जी दे रखी थी इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट क्या बोलते हैं, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन जो भी है भाई। लैम्डा बी कितना हो जाएगा, H/P, यानी कि Hc/E हो गया। लैम्डा ई कितना हो जाएगा, H/√2m हो जाएगा, और इससे तेरा आंसर आ जाएगा, सिंपल ईजी। कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन की लिखने के लिए बोल देना, क्या लिखेंगे, H/√2m लिखेंगे। आया समझ में? बस 5 मिनट और बियर कर लो मेरे साथ में, उससे क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन है भाई यार एक बार के खत्म हो जाएंगे। एटम्स और न्यूक्लिया की देख रहे हैं अपन लोग। इसके अंदर क्या इमेजिन करो, एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन एटम का, उसको रिप्लेस कर दिया अपन लोगों ने म्यू से, ठीक है। तो जो मास ऑफ म्यू है वो क्या है, 207 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और चार्ज इक्वल है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल बताना है हाइड्रोजन एटम का, वो कितना हो जाएगा। सबसे पहले तो भाई ये जो क्वेश्चन है बहुत खतरनाक सा है एक तो, क्योंकि इसके अंदर अगर तुमको ये वाला फॉर्मूला नहीं पता तो तुम ये वाला क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये जो फार्मूला है, वैसे तो पता होता नहीं है और बहुत रेयर आता है, 2021 में 18 मार्च को मॉर्निंग शिफ्ट में आया था ये, ठीक है। तो मास ऑफ ये म्यू = 207 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो एनर्जी कितनी हो जाती है, E⁴m/8 ε0 का स्क्वायर n²/h²। तो ये हो गया 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट। म्यू के लिए कितना हो जाएगा, 13.6 × 207 कर दिया, तो 2815.2 इलेक्ट्रोवोल्ट कर दिया। अगर अपन इसको ऐसे देखें, एनर्जी इक्वल टू हो जाता है अपने, वैसे देखिए 13.6 × z²/n² से करेंगे तो उससे भी शायद ये तो 1 हो जाएगा, और n² के अकॉर्डिंग देखना है तो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर अपन इसको एनर्जी = H/λ से करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी मास का आएगा नहीं। तो मास का रिलेशन अपने को किसी भी तरह से फाइंड करना है एनर्जी के साथ में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन था हार्ड, मान लिया मैंने। एक क्या है अपना 2023 15 अप्रैल को आया था। एज पर द गिवन फिगर ABC आर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रिस्पेक्टिवली। अगर रेशियो 2 वेवलेंथ्स का λ1 और λ2 का 7/4n है, तो वैल्यू ऑफ n कितनी हो जाएगी। सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि ये क्या है, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स। एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स अगर होते हैं तो अपन लोग कर देते हैं n+1, ठीक है। फर्स्ट है तो यहाँ पे 2 आ गया, सेकंड के लिए 3 आ गया, 4 के लिए। एनर्जी लेवल्स के अंदर लैम्डा यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, ठीक है। 1/λ हो जाएगा r साइड का स्क्वायर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो इससे आ गया, सबसे पहले तो 3 से 2 आ रही है, ये लिख ली 3 से 2 वाली। 4 से 3 आ रही है, 4 से 3 वाली लिख ली, डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स कभी भी आ जाए तो क्या लेंगे, n+1 ऑर्बिट आएगा। एनर्जी लेवल्स यानी कि n+1 ऑर्बिट। गॉट इट। जी मेन 2023 13 अप्रैल को आया था। रेडियस ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ He+, ठीक है। n = 2 दे रखा है और R2 दे रखी है अपने को 0.529 इंटू n²/z होता है इज़ R1। अच्छा जी, R1 दे रखी है ये तो अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डेट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ B3+ इज़ R2। तो रेशियो ऑफ R2 अपन में R1 निकालना है, चौथा ऑर्बिट B3+ का। अपन तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, रेडियस = वो वाला
और उससे निकाल देंगे, ये रहा एन स्क्वायर अपॉन जेड वाला फॉर्मूला लगाएंगे सीधा का सीधा और आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइम के प्रेशर में ये चीज़ें गलत हो जाती है, मैंने भी यहाँ पे गलत हो गया था टाइम के प्रेशर की वजह से। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ एल, और वो हो जाता है कितना, एन एच अपॉन में 2 पाई। ठीक है, इफ़ द इलेक्ट्रॉन इज अज्यूम्ड टू रिवॉल्व इन सेकंड ऑर्बिट, यानी कि 2h अपॉन में 2 पाई, यानी कि h अपॉन पाई, h अपॉन पाई हो जाएगा, यानी कि ये क्या है, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, h अपॉन पाई हो रहा है बेसिकली, और वहाँ पे कितना था देखो, L1 कितना हो जाएगा, h अपॉन 2 पाई हो जाएगा, L2 कितना हो जाएगा, h अपॉन पाई हो जाएगा, तो L2 माइनस का L1 यानी कि h बाई पाई माइनस का h बाई 2 पाई कर दिया, आंसर आ गया। गॉट इट। रेडियस फिफ्थ ऑर्बिट की Li प्लस प्लस की कितनी हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी 0.51, रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखी है। ठीक है, तो 0.51 इंटू एन स्क्वायर अपॉन में जेड, यानी कि 0.51 इंटू 25 अपॉन में 3, तो हो जाएगा अपना कितना, अपॉन में 10 हो जाएगा, यानी कि 125 अपॉन में 30, 125 अपॉन में 30, और देन वील सॉल्व इट, आंसर आ जाएगा। लाइट एनर्जी दे रखी है, इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ठीक है, एक एटम एब्जॉर्ब कर रहा है रेडिएशन को और रीच कर रहा है वन ऑफ इट्स एक्साइटेड स्टेट्स। एक्साइटेड स्टेट्स मतलब n प्लस का 1 ऑर्बिट। ठीक है जी, 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट इस इंसिडेंट। ठीक है, तो एनर्जी अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है, 12.75 इलेक्ट्रोवोल्ट दे रखी है, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ द एटम इन एक्साइटेड स्टेट इस ये, तो L इक्वल टू हो जाता है mvr इक्वल टू हो जाता है NH अपॉन में 2 पाई हो जाता है बेसिकली, कल्ली हो जाता है, और एक्साइटेड स्टेट में इतना दे रखा है। ठीक है, चलो करते हैं कुछ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा 13.6 1 बाई n1 का स्क्वायर माइनस का 1 बाई n2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, तो n से 4 आ गया, और NH अपॉन 4h अपॉन में 2 पाई करा, 2 से 2 ये कट गया, तो 2h अपॉन में पाई आ गया, 2h अपॉन में पाई आ गया, तो इसको अपन लोगों ने इससे x इक्वल टू क्या आ जाएगा उससे कंपेयर करा बेसिकली, और अपना आंसर आ गया। आया समझ में? सबसे पहले तो लर्न करो एनर्जी लेवल्स को, 5 तक कंपलसरी है ये, n2 निकालने के लिए n1 गिवन एनर्जी कर दो, n1 माइनस गिवन एनर्जी कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भैया, ओके भैया। इवेटेड व्हेन टारगेट इज बॉम्बार्डेड विथ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स आर, एक्स हो जाएगा भाई। रेंज जो है, मैंने तुम्हें इस वीडियो में मैं 6वीं बार बोल रहा हूँ, EM वेव्स का जो लेक्चर है अभी आ जाएगा, आई के अंदर भी आ गया होगा आपके, और अभी इसके अंदर भी आ जाएगा, क्या बोलते हैं लास्ट के अंदर है ना, EM वेव का आएगा, उस पर क्लिक करके देख लेना शांति से। हमारे ये जो क्वेश्चन है इसमें कभी तुम्हें दिक्कत आएगी ही नहीं, डायरेक्ट तुम्हें क्या है, वेवलेट मेटल टारगेट इज बॉम्बेटेड विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अंदर कौन से हो जाते हैं, एक्सरेज हो जाते हैं। ठीक है, और वो तुम्हें वैसे याद नहीं करना ना, तो वही है क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज, तो उससे भी तुम लोग ये कर सकते हो, तो उसके अंदर आ जाएगा क्लासिकल गाड़ी हुई XUV इन माई रेंज, उससे तुम्हारा वैसे ही काम हो जाएगा। 917 एंगस्ट्रॉम विल बी लोएस्ट वेवलेंथ, और क्लासिकल गाड़ी XUV इन माई रेंज के अंदर लेफ्ट टू राइट वेवलेंथ क्या करती है, इंक्रीज करती है। क्या है, 917 एंगस्ट्रॉम विल द लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज है। ठीक है, यानी कि N1 क्या है इसका, 1 है भैया, इतना समझ में आ रहा है, वो वही है, पापा ब्रिंग पेस्ट्री फॉर बाबू एंड लाल, लाइमन सीरीज 1 आ गया। ये क्या है, लोएस्ट वेवलेंथ है, लोएस्ट वेवलेंथ यानी कि समझ आती है तुम्हें, क्या समझ आती है, 2 से लेके 1 तक वो होती है, और इनफाइनाइट से लेके 1 तक होती है, ये इनफाइनाइट से लेके 1 तक होती है ये लोएस्ट वेवलेंथ ऑफ बार्मर सीरीज विल बी। तो इनफाइनाइट से लेके 2 तक की कौन सी क्या होगी ये पूछ रहा है। 917 इक्वल टू वो अपने हो जाएगा 13.6 इंटू, रुक जा, 917 इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू 1 बाय अपने 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर, और यहाँ पे देखो x इक्वल टू 13.6 इंटू 1 बाय 2 का स्क्वायर माइनस का 1 बाय इन्फिनिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस इसको सॉल्व कर दे, आंसर आ जाएगा। इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम लैम्डा विल बी द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज, पहले ट्रांजिशन ऑफ लाइमन सीरीज की। ठीक है, N1 इक्वल टू 1 हो गया। द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी A लैम्डा बिटवीन द वेवलेंथ ऑफ थर्ड ट्रांजिशन लाइन टू पास्टन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन लाइन टू पास्टन सीरीज। सबसे पहले तो ये बता, पापा ब्रिंग्स पी फंड हो गया ये, ठीक है, तो पापा ब्रिंग्स और अपने पेस्ट्री थर्ड हो जाता है पास्टन सीरीज मतलब, तो N1 इक्वल टू हो जाएगा 3 एंड बार्मर सीरीज यानी कि N2 हो जाएगा इसके अंदर 2, बार्मर सीरीज का भी हो गया, तो 1 बाय लैम्डा इक्वल टू हो गया RH, 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस का 1 बाय 1 2 ये 2 का स्क्वायर, फिर 3 और 6 ले लिया एक बार, 2 और ये ले लिया, फिर लैम्डा 3 माइनस का लैम्डा 2 कर दिया, ये लैम्डा आ गया यानी कि 5 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन की थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लगी तो इसको इसलिए अपन लोग टिक कर रहे हैं।
अंडर रूट ऑफ D1 और D2 क्या है? इम्पैक्ट पैरामीटर्स है कॉरस्पॉन्डिंग टू स्कैटरिंग एंगल्स 60 डिग्री और 30 डिग्री व्हेन द अल्फा पार्टिकल इज अप्रोचिंग अ गोल्ड न्यूक्लियस। तो फॉर D1 इक्वल टू x D2 द वैल्यू ऑफ x विल बी, x की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। इम्पैक्ट पैरामीटर्स के अंदर क्या हो जाता है? इम्पैक्ट पैरामीटर जाके प्रोपोर्शनल टू हो जाता है cot थीटा अपॉन 2 के बराबर हो जाता है ये। तो अंडर रूट ऑफ D1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ D2 कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 3 अपॉन में 1। वैसे तो देखे तो cot थीटा के अंदर यहाँ पे 60 डिग्री डालेगा तो क्या होगा? cot 30 डिग्री, यहाँ पे cot 90 डिग्री। तो ये चीज़ जो फॉर्मूला है अपने को याद नहीं था तो अपन इसको भी टिक करेंगे, 10th वाले को भी अपन लोग करेंगे टिक। और क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस एम एट रेस्ट स्प्लिट्स इनटू 2 पार्ट्स m-3 और 2m-3। तो रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ 2 पार्ट्स विल बी, रेशियो कितना हो जाएगा डी ब्रोगली वेवलेंथ का? कुछ नहीं है भाई, लैम्डा ऑफ m-3 कर देंगे अपॉन में लैम्डा ऑफ 2m-3 कर देंगे, 1/1 आ जाएगा, ठीक है। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व कर देंगे, यानी कि इसको ऐसे डब्बा बना देंगे, ठीक है। कभी भी पार्टिकल टूटता है तो 1:1 आएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ मास। कभी भी अगर कोई पार्टिकल टूटता है तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो क्या आएगा? 1:1। ये क्या है? एक ट्रिक है, या फिर मेरी तरफ से एक शॉर्टकट मान लो, हसलर शॉर्टकट। कहीं पे भी अगर कभी भी रिस्पेक्टिव ऑफ मास टूट रहा है तो आप लोग क्या करो? सीधा का सीधा 1:1 लगा दो, आंसर एकदम सही होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो लेक्चर है बड़ा हो गया है, पर इसके अंदर जितनी चीज़ें कराई है उसके बाद में अच्छा आप कोई भी क्वेश्चन छीड़ लो, आपसे हो ही जाएगा, डेफिनेट सी बात है। इसके अंदर बस जो चीज़ें कराई गई थी उनको देख लेना। PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो कमेंट के अंदर बोल दीजिएगा। एक कमेंट और लाइक और एक दोस्त के साथ शेयर ज़रूर कर देना ताकि ये जो है वीडियो पहुँचे दूसरों तक। बाय बाय।